अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मेरी आवाज़ आ रही है? जो मीटिंग में एंटर हो चुके हैं कमेंट में मुझे बताएं कि आर यू गेटिंग माय वॉइस। ओके, यस अफजल खोसो। ओके अफजल। ओके बेटा, बेटा if you have any question please ask me in comment box or raise your hand that I can unmute you. वालेकुम अस्सलाम हमजा। Okay, someone has raised his her hand. Let me check who is that one. Okay बेटा, wait. Okay, nearly 20 participants are here. So बेटा किसी ने अपने हैंड को रेज किया था, दोबारा कर सकते हैं आप? बिकॉज आई एम गेटिंग सम डिफिकल्टीज टू सी ऑल द पार्टिसिपेंट्स एट वंस। ओके अफजल, यू आर द वन आई गेस। जी अफजल, unmute yourself and now ask what do you want to ask. सर मैं ये बोल रहा था कि जो आपने अनम्यूट का ऑप्शन रखा हुआ है तो जी सर जी ड्यूरिंग द क्लास में मतलब बीच में कोई क्वेश्चन करना होता है तो वो डिफिकल्टी हमें ऑनलाइन क्लासेस में होती है, बाद में वो क्वेश्चन हम भूल जाते हैं। पिछले ऑनलाइन सेशन में भी ऐसा होता है। तो मैं actually beta सर I have kept you on mute in order to avoid the disturbance because many of the times the students turn on their mics by their own and they start making some kind of noises. क्योंकि हमारा सेशन तो रिकॉर्डिंग पे है, अगर कोई भी ऐसी कोई आवाज़ करता है तो ऑब्वियसली मेरे पास ऑप्शन में आ जाता है कि किसने क्या कहा है या क्या कुछ लिखा है। बट अगर किसी को कोई भी सवाल है तो आपको बस सिंपली क्या करना है, रेज योर हैंड और उसी टाइम पे मैं आपको अनम्यूट करूंगा और आपका जो भी सवाल हो तो आप उसी टाइम पे मुझसे पूछ लीजिएगा। इज दैट ओके? यस सर। और सर दूसरा क्वेश्चन सर वो क्लास की टाइमिंग का, तो सारे स्टूडेंट तकरीबन 55% जो स्टूडेंट्स हैं हमारे क्लास के, तो उन्होंने तरावी के बाद मतलब प्रीफेयर किया है, वांटिंग दी है हमारे जो है ना रात के टाइम अनऑफिशियल पे? ग्रुप में। जी सर, रात के टाइम पे तरावी के बाद। नहीं नहीं, रात के टाइम पे आई एम अनएबल टू टेक योर क्लास। इट इज रिस्ट्रिक्शन फॉर मी। मैं रात के टाइम पे क्लास नहीं दे सकता हूँ। मॉर्निंग में कर दें, आफ्टरनून में कर दें, इवनिंग में कर दें, बट नॉट एट नाइट। तो आप दोबारा अपने जितने भी क्लासमेट्स हैं उनसे कंसल्ट कीजिएगा। अगर कोई मॉर्निंग में लेना चाह रहे हैं, इवन सुबह 8 बजे से लेके शाम को 5 बजे तक के इन बिटवीन जो भी टाइम है, इफ यू वांट टू टेक योर क्लास ड्यूरिंग दिस टाइम देन you have to just tell me that at what time students are comfortable, then I will take your class at that time. And more important thing, वीक में हमें 3 सेशन लेने होते हैं 40-40 मिनट्स के। ओके बेटा, तो अभी जैसे ही 40 मिनट्स होंगे तो ये चूंकि जूम क्लाउड हमारा जो है वो परचेज नहीं है। 3 बजे तक ठीक है सर। अच्छा, तो बेटा वो आप लोग खुद आप एक दूसरे से कंसल्ट कीजिए, देन आपके सीआर एंड जीआर को बता दें, मुझे वो कन्वे कर देगा कि ज्यादा स्टूडेंट्स किस पे एग्री कर रहे हैं। 3 बजे सुबह के टाइम पे, इवनिंग में,
या आफ्टरनून में 12 बजे कर रहे हैं तो आई डू नॉट हैव एनी इशू, बट रात के टाइम पे मैं नहीं कर सकता। अच्छा, मैं ये बता रहा था कि हफ्ते में वीकली वी हैव टू टेक 3 सेशंस, 40 मिनट्स के 3 सेशन हमने एक वीक में लेने होते हैं। तो फॉर योर कन्वीनियंस मैंने ये सोचा है कि आपका जो एक सेशन होगा 40 मिनट्स का, दैट वुड बी ऑनलाइन, वो मैं आपका लाइव ले लूंगा। बाकी जो 2 सेशंस होंगे 40 मिनट्स के, सो आई विल कम ऑनलाइन ऑन द जूम क्लाउड, पीपीटी को ओपन करूंगा, रिकॉर्डिंग करूंगा, पूरा लेक्चर डिलीवर करूंगा, और देन दोज 2 सेशन विल बी अपलोडेड ऑन योर यूट्यूब चैनल। मैं उन्हीं दोनों दोनों सेशन को यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दूंगा, एंड देन द रिकॉर्डिंग्स विल बी विद यू, और आप उन्हीं रिकॉर्डिंग्स को देखकर खुद सुन लीजिएगा और कॉम्प्रीहेंड कर लीजिएगा। अगर किसी भी टॉपिक में कोई भी इशू आ रहा है, अंडरस्टैंडिंग में कोई इशू आ रहा है, कोई क्वेश्चंस हैं, तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। और ड्यूरिंग द लाइव सेशन आप क्या करेंगे, आपके पास जो भी क्वेश्चन है वो भले आप नोट डाउन कर लीजिएगा जो पहले सेशन आपने सुने हैं, तो ये भी एक ऑप्शन है। आई वॉन्टेड टू टेक ऑल द 3 सेशंस लाइव, मैं तीनों सेशंस लाइव लेना चाहता हूँ, बट मुझे बड़े बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, किसी को क्या इशू है, किसी को क्या इशू है। दैट्स व्हाई आई हैव डिसाइडेड टू टेक 1 सेशन लाइव फॉर 40 मिनट्स एंड 2 सेशंस ऑफलाइन। उनको मैं रिकॉर्डिंग करूंगा और रिकॉर्डिंग करके आपसे मैं शेयर कर दूंगा। इज दैट ओके? जी अफजल, आप अपने क्लासमेट से इसके बारे में कंफर्म कीजिएगा, एंड देन आप मुझे बता दीजिएगा कि स्टूडेंट्स किसके साथ कंफर्टेबल है, वेदर 3 सेशंस लाइव या 1 सेशन लाइव एंड 2 सेशंस रिकॉर्डेड, तो मुझे बता दीजिएगा। If you have any question regarding your midterms, because I wanted to show you midterm copies on Thursday, but unfortunately the university got closed. That's why I was unable to show your copies to you and show your results to you. So, beta, if you have any question, please ask me. सर Beta, क्वेश्चन yes, yes, Afzal. सर जो हमारा फाइनल का पेपर होगा, आपने कुछ फिजिकल क्लासेस भी पहले ली हुई और कुछ बिल्कुल। ऑनलाइन भी ली हुई, तो सर हमारा फिजिकल का जो पेपर होगा फाइनल का, तो सर वो ऑनलाइन सेशन से लेंगे या आपने जो फिजिकल लिए उनमें से भी हो सकता है? सी बेटा, इफ द यूनिवर्सिटी विल गेट ओपन देन ऑब्वियसली आपका फिजिकल पेपर होगा। हमने फिजिकल भी टॉपिक्स पढ़े हैं, और मैं ऑनलाइन पे भी जो आपको पढ़ाऊंगा, टॉपिक्स जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, आपका पेपर उन्हीं में से आएगा। बट सपोज इफ योर पेपर इज गोइंग टू बी कंडक्टेड एज ऑनलाइन, तो आज का सेशन उससे रिलेटेड बड़ा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ऑनलाइन अगर आपका पेपर होता है तो आज के सेशन में मैं आपको एक ऐसी थ्योरी पढ़ाने जा रहा हूँ जो आपका जो पेपर होगा प्योरली उसी के ऊपर बेस्ड होगा। सपोज टुडे आई एम गोइंग जी टू सर। टीच यू द थ्योरी ऑफ 5 कोड्स। मैं 5 कोड्स की थ्योरी आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, एंड इन दैट थ्योरी देयर आर 5 कोड्स। और उन 5 कोड्स को हम क्या करते हैं, किसी टेक्स्ट को हम एनालाइज करते हैं बाय यूजिंग दोज 5 कोड्स। उन 5 कोड्स को यूज करते हुए हम टेक्स्ट को एनालाइज करते हैं। तो ये जो 5 कोड्स हैं ये आपको समझने समझने पड़ेंगे, और दीज कोड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। मैं हर कोड को एक्सप्लेन करूंगा, उसके एग्जांपल्स दूंगा, समझाऊंगा, देन आई विल गिव यू चांस टू आस्क मी क्वेश्चंस। अगर कोई भी चीज आपको समझ में नहीं आ रही है, कोई कंफ्यूजन है, तो यू मे आस्क मी क्वेश्चंस, ताकि मैं आपको अच्छे से समझा सकूं। तो आपका जो अगर ऑनलाइन सपोज पेपर होगा तो वो दैट वुड बी इन टर्म्स के, मैं कोई भी एक शॉर्ट स्टोरी ले लूंगा। सपोज नेक्स्ट शॉर्ट स्टोरी जो मैं पढ़ाऊंगा वो होगी द नेकलेस। पहले जो मैंने शॉर्ट स्टोरीज एक पढ़ाई है, नाइटिंगेल एंड द रोज, एंड दूसरी इसके आफ्टर 20 ईयर्स। ये 2 मैंने शॉर्ट स्टोरीज कंप्लीट कराई हैं, एक दो और पढ़ाऊंगा। तो करना ये होगा कि मैं कोई भी एक शॉर्ट स्टोरी दे दूंगा आपको कि इस शॉर्ट स्टोरी को पूरा पढ़ें, और 5 ये जो कोट्स हैं इनको यूज करते हुए इस शॉर्ट स्टोरी का एनालिसिस करें 1500 वर्ड्स का। 1500 वर्ड्स में आपने बस उसका एनालिसिस करना है, लेकिन वो जो एनालिसिस होगा दैट वुड बी अकॉर्डिंग टू द कोट्स जो मैं आपको आज पढ़ाने लगा हूँ। ओके, यस सर। नाउ लेट मी शेयर माय स्क्रीन विद यू, दैट आप कि हम आज क्या डिस्कस करने लगे हैं। लेट मी शेयर इट विद यू। वेट वेट। ओके, शेयर स्क्रीन। Beta, can you see the screen?
Yes, Afzal. Unmute yourself and tell me, can you see your screen, the PPT? Yes, sir. Okay. 3 or 5 course. Yes, theory of five chords. See, beta, this is the theory of five chords. It is given by Ronald Barthes. It is the name of the writer or the author, Ronald Barthes. He gave this theory, and this theory is known as the theory of five chords. More importantly, this theory is given in order to understand the structure ऑफ टेक्स्ट के टेक्स्ट का एक जो हमारे पास टेक्स्ट है वेदर दैट इज शॉर्ट स्टोरी दैट इज प्ले दैट इज नॉवल दैट इज आर्टिकल दैट इज एसे दैट इज बुक व्हाट एवर टेक्स्ट इज चाहे वो टेक्स्ट एक पैराग्राफ है एक पेज है एक किताब है जितना भी टेक्स्ट है इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द टेक्स्ट दिस थ्योरी इज गिवन ओके टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर उस टेक्स्ट का स्ट्रक्चर क्या है उसको हमने समझने के लिए थ्योरी हमें हेल्प आउट करती है सिमिलरली all possible meanings of a text or narrative वो जो narrative है या text है उसके जितने भी possible meanings हैं उन सब possible meaning को समझने के लिए ये theory हमें help out करती है This theory was published in his book named SZ in 1970s. अब S/Z इस बुक का नेम है इस बुक के अंदर ये theory of five chords publish हुई थी 1970 This theory is consisted of five codes, and those codes are helpful to understand any text from five different aspects. अब देखें हम क्या करते हैं कि सिंपली एक टेक्स्ट को पढ़ते हैं वी स्टडी द टेक्स्ट वी रीड द टेक्स्ट एंड वी जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग वो जो अपेरेंट जो मीनिंग होती है जो सिंपली हमें दिख रही होती है वी जस्ट फोकस ऑन दैट मीनिंग and we just comprehend the things according to that meaning only उसकी जो अपेरेंट जो मीनिंग है हम उसी को देखते हैं सपोज हमने किसी की स्टोरी पढ़ी तो बस हमने स्टोरी में से जो कुछ हमें सामने सामने वर्ड्स में दिखाई दिया हमने उसी को कॉम्प्रिहेंड किया बट दिस थ्योरी विल हेल्प अस टू नो द मीनिंग फ्रॉम 5 डिफरेंट एस्पेक्ट्स कि एक टेक्स्ट के 5 एस्पेक्ट्स क्या हैं हर एस्पेक्ट्स के मुताबिक इस टेक्स्ट की मीनिंग क्या हो सकती है ओके बेटा सो लेट्स मूव फॉरवर्ड to a next slide बेटा अगर किसी को कोई भी सवाल हो तो आप simply you have to raise your hand when you will raise your hand then I will unmute you then you would be able to speak to me okay let's move forward to a next slide which is the first chord as I've told you that this theory is consisted of 5 chords the first chord is the proeretic chord now what actually proeretic chord is this chord is also known as the narrative chord that means what does narrative chord means पहले तो हमें narrative chord का पता होना चाहिए कि what actually narrative chord is आपको पता होना चाहिए narrative क्या है any written story जिसमें narration है जिसमें नरेट की गई है किसी स्टोरी को एक सिंपली जो हम स्टोरी पढ़ते हैं दैट इज नोन एज द नैरेटिव सो इस कोड के थ्रू हमें क्या पता लगता है कि व्हाट एक्चुअली द बेसिक स्टोरीज जो टेक्स्ट के अंदर जो बेसिक स्टोरी है जो बेसिक मीनिंग है हमें उसका पता लगता है थ्रू पोएटिक कोड मोर इम्पोर्टेंटली why or how we would come to know about the basic story here this code will help us to know the basic story through the actions and reactions in it in the story suppose आप कोई भी play पढ़ते हो novel पढ़ते हो या short story पढ़ते हो so there are the actions okay beta like when we study the nightingale and the rose then in that story there is the action what is the first action is that the boy is sitting in the park and he is crying this is the action and what is the reaction is that nightingale saw the boy he was crying and then nightingale went to the different trees and asked for the red rose this was the reaction so when in any story in any text we focus on the actions हम क्या करते हैं कि उस पूरी स्टोरी के अंदर फाइंड आउट करते हैं कि मेजर सिग्निफिकेंट एक्शंस कितने हैं स्टोरी के अंदर ओके बेटा किसी स्टोरी में 5 भी हो सकते हैं शॉर्ट आई एम टॉकिंग अबाउट शॉर्ट स्टोरी 5 भी हो सकते हैं 10 भी हो सकते हैं सो यू हैव टू फाइंड आउट किसी एक स्टूडेंट के नजरिए के मुताबिक उसके जाविये के मुताबिक देयर आर 5 एक्शंस किसी के नजरिए के मुताबिक 6 हैं किसी के मुताबिक 8 हैं तो दैट डजंट मैटर ठीक है बेटा तो आपने क्या करना है आपके मुताबिक जितने भी मेजर एक्शंस हैं इन द स्टोरी यू हैव टू फाइंड देम आउट आपने उन मेजर एक्शंस को
लेना है, उनको फाइंड आउट करना है, एंड देन उन्हीं एक्शंस का ये देखना है कि स्टोरी में रिएक्शन कैसे आया है। ओके बेटा, सो यू हैव टू फाइंड आउट द मेजर एक्शंस एंड देन देयर रिएक्शंस। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट इन दिस कोड विच यू हैव टू फोकस ऑन। आप कोई भी शॉर्ट स्टोरी जब आपको फाइनल के लिए अगर दी जाए कि आप इसका स्ट्रक्चरल एनालिसिस करें, तो आपने क्या करना है, उस स्टोरी को सिंपली पढ़ना है, उसको जो ओरिजिनल टेक्स्ट है उसको पढ़ना है, देन यू हैव टू फाइंड आउट द एक्शंस कि उसके अंदर कौन से वो मेजर मेजर एक्शंस हैं, वेदर 5 है, 8 है, 6 है, 7 है, 10 है, जो भी है, यू हैव टू फाइंड देम आउट। ओके, एंड देन यू हैव टू सी अगेन द स्टोरी कि उन एक्शंस के रिएक्शंस क्या आए हैं, जो उन्होंने एक्ट किया, जो उन्होंने एक्शन किया, उसका रिएक्शन क्या आया। ओके बेटा, सो द सेकेंड इज what kind of verbs are used in the text। हम क्या करते हैं जो verb का इस्तेमाल होता है, because we have to focus on the structure। हमें कैसे पता लगेगा कि इसका स्ट्रक्चर क्या है। तो पहले तो हमने एक्शंस के ऊपर फोकस किया इस कोड के अंदर। दूसरा हम देखेंगे कि verbs, जो verbs का इस्तेमाल किया गया है थ्रू आउट द स्टोरी, नॉट ऑल ऑफ देम, बट आप उसमें 8-10 जो मेजर मेजर सिग्निफिकेंट जो verbs यूज हुए हैं उनको आप फाइंड आउट करेंगे, एंड देन यू हैव टू एक्सप्लेन दैट दीज आर द वर्ब्स। अब चूंकि आपको पता है कि वर्ब्स की टाइप आती है, एक्शन वर्ब्स भी होते हैं, तो वो कौन से वर्ब्स हैं जो ज्यादातर यूज हुए हैं। ठीक है, पॉजिटिव्स हैं, एक्शंस हैं, कौन से वो वर्ब्स हैं जो कि ज्यादातर इस स्टोरी के अंदर यूज हुए हैं, तो यू हैव टू फाइंड इट आउट। And the third point is it also help us to know the concept of suspense in a text, in the text, कि हमें पता लगता है कि इसके अंदर सस्पेंस क्या है, कि मतलब हमारी जो भी स्टोरी है, वट एवर द सस्पेंस इज, so we focus on the suspense, we try to find out the suspense, as the concept of suspense makes a story more interesting and also forces readers to read it further। देखें, जब हमें सस्पेंस का पता लगता है कि आपको कैसे पता लगेगा कि स्टोरी में सस्पेंस क्या है। लेट मी गिव यू एग्जांपल फ्रॉम द नाइटिंगेल एंड द रोज। मैं इसी में से एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ बिकॉज मैंने ये आपको पढ़ाई है और अच्छे से पढ़ाई है, और आप लोगों को भी अच्छे से समझ में आया था उस दिन जितना मुझे याद आ रहा है। तो दैट्स व्हाई आई एम कोटिंग एग्जांपल फ्रॉम नाइटिंगेल एंड द रोज। तो आपने क्या करना है कि इसमें देखना है कि सस्पेंस कहाँ से आ रहा है। सस्पेंस पहला इसमें नाइटिंगेल एंड द रोज में दैट कम्स एट द पॉइंट व्हेन द nightingale start flying around the garden, and he went to the in the center of the garden, and there was a tree, and he start asking the tree that please give me a red rose and I will sing a beautiful song for you। तो यहाँ से हमारा सस्पेंस क्रिएट होता है कि आगे क्या हुआ, आगे क्या हुआ। देन दैट ट्री रिफ्यूजेस द नाइटिंगेल, उसने उसको रिफ्यूज कर दिया, एंड रेफर्ड हिम टू हिज एल्डर ब्रदर, क्या मेरे एल्डर ब्रदर के पास जाएं, ही माइट हैव द रोज। तो देन यू नो दिस इज द सस्पेंस। और इस तरह से 2-3 ऐसे इवेंट्स आपने फाइंड आउट करने हैं स्टोरी के अंदर से, जो कि सस्पेंस बढ़ा रहे हैं और क्यूरियासिटी बढ़ा रहे हैं, इंटरेस्ट एक रीडर का बढ़ा रहे हैं कि आगे क्या हुआ। ओके बेटा, सो दिस इज द कोड विच हेल्प यू इन दीज 3 or 4 टर्म्स। इन 3-4 टर्म्स के ऊपर हमें इस कोड के ऊपर फोकस करना होता है, और this code will help you to understand the text from this aspect only। कि हमें कौन सा एस्पेक्ट का पता लगता है, सस्पेंस का, verbs का, and what are the significant actions and their reactions। यहां तक बेटा आपको समझ में आया? अगर समझ में नहीं आया प्लीज रेज योर हैंड, इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन रेज योर हैंड, ताकि मैं दूसरा कोड पढ़ाऊं। अफजल, ओके, अफजल अनम्यूट योरसेल्फ। यस अफजल। सर आपने सेकंड ऑप्शन पढ़ाया है द एक्शन सॉरी वर्ब का थर्ड, यस, यूज वर्ब verbs, थ्रू आउट ऑफ सम स्टोरी। verbs। सर हमें जो वर्ब इसमें स्टोरी में अगर फाइंड आउट करने होंगे, सिर्फ वर्डिंग यूज करेंगे ना, ओनली वर्ड्स के भाई एक्शन, यस इसमें वर्ब कौन एग्जैक्टली, सा है? आपने क्या करना है कि यू हैव टू फाइंड आउट द वर्ब्स। आप देखेंगे कि वर्ब्स कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल हुए हैं स्टोरी के अंदर, मेनी सर टाइम्स। हाँ, उसकी यस पूरी यस। मतलब सेंटेंस तो नहीं लिखना ना, सिर्फ नो वर्ब नो को ही नो नो नो, लिखना हो यू आर नॉट जैसे। सपोज टू राइट द सेंटेंसेस बेटा। आपको सेंटेंसेस नहीं लिखने। सपोज आपको 5 वर्ब्स मिले हैं स्टोरी के अंदर से, यू हैव यू नो लिस्टेड देम डाउन, उनको आपने लिस्ट डाउन कर दिया। देन व्हेन यू आर एक्सप्लेनिंग समथिंग, देन यू विल एक्सप्लेन देम वन बाय वन। दी फॉलोइंग वर्ब्स आर यूज्ड इन दिस स्टोरी, ऐसे देकर आपने वो वर्ब्स को दे देना है। और यहां से आपने एक चीज को कॉम्प्रिहेंड करने की कोशिश करनी है कि ये जो वर्ब्स हैं वो वर्ब्स की नेचर क्या है, सिंपली बस वो नेचर आप भी एक सेंटेंस में बताएंगे देंगे तो दैट वुड बी इनफ।
बाकी आपने हर वर्ब का सेंटेंस नहीं बनाना है। इज दैट क्लियर? इतना जल्दी अनम्यूट नहीं करें अफजल खुद को आप। यस। जी सर, शोर ना आ जाए इस वजह। सर इसमें मतलब सिर्फ ओनली वर्डिंग लिखना है, सही है सर, बस मैं समझ Exactly. गया इस बात You have को। to write in your थैंक own यू words that what kind of सर। वो verbs are अगर used in this story. सर अगर वही वर्ब सर, अगर सर वही वर्ब अगर 2 टाइम्स में आ जाए वो या फर्स्ट टाइम में आ जाए, हम तो लिख सकते हैं ना? Exactly. Then if this one verb is used two times or twice or more than three times, then you have to mention that this is the verb, like play. This is the play, and play is used in this story repeatedly. It is used for three times. ठीक है, इस तरह से आपने उसको बताना है कि कितनी बार यूज्ड हुआ है और कहाँ कहाँ यूज्ड हुआ है, बस आपने ये बताना है बेटा। इफ एनीबडी एल्स हैव एनी क्वेश्चन, प्लीज आस्क, raise your hand that I can unmute you. सी बेटा, फिर आप लोग ये नहीं कहिएगा कि आपको समझ में नहीं आ रहा, बिकॉज आई एम गिविंग यू अपॉर्चुनिटी टू आस्क मी क्वेश्चंस. If you will ask me questions, I will try to justify the concept. I will try to justify my explanation, कि मेरी जो explanation मैंने आपको दी है उसको मैं justify करूंगा कि ये मैं कैसे बता रहा हूँ. मुजम्मिल, ओके मुजम्मिल, मुजम्मिल unmute yourself. सर ये कॉन्सेप्ट ऑफ सस्पेंस जरा बताइएगा कि मतलब क्या सस्पेंस के अलग अलग कंसेप्ट होते हैं या टाइप्स होते हैं? ओके नहीं बेटा, सी द सस्पेंस इज ओनली वन, एंड सस्पेंस से ये मुराद होती है कि वो कौन सी चीजें हैं या वो कौन से एक्शंस है इन द स्टोरी जो कि सस्पेंस को जी राइज कर रहे हैं. आप एक रीडर हैं, आप जब किसी टेक्स्ट को पढ़ रहे हैं, किसी भी स्टोरी को पढ़ रहे हैं, तो उसमें वो कौन से पॉइंट्स हैं जिसमें सस्पेंस दिखा, जिन्होंने आपको मोटिवेट किया, जिन्होंने आपको इनकरेज किया कि नाउ गो ऑन फर्दर, और पढ़ो इसको और पढ़ो. जैसे हम नाइटिंगेल एंड द रोज को देखते हैं, तो जब वो नाइटिंगेल वेंट टू द वन ट्री for the red rose, but that tree refused, and he referred him to the his elder brother, क्या मेरे elder brother के पास जाएं. तो see, this is the kind of suspense. Now the reader will have a suspense that now when the nightingale will go to his elder brother, अगले ट्री के पास जब जाएगा तो what will be the reply, whether the nightingale will get the rose or not. So see, this is kind of suspense. तो इसी तरह से जब वो दूसरे ट्री के पास जाता है तो उसके पास जब बात करता है तो that tree also refuses and refers nightingale to another tree. वो एक और ट्री के पास उसको रेफर कर देता है. So in this way the suspense is क्रिएटेड इन द स्टोरी. तो हर स्टोरी के अंदर 2 से 4 से 5 से कुछ भी 5-6 इवेंट्स ऐसे होते हैं जो कि सस्पेंस क्रिएट करते हैं. तो सिंपली यू हैव टू फाइंड आउट द सस्पेंस, कि वो कौन सा पॉइंट है जहां पर सस्पेंस क्रिएट किया गया है राइटर के थ्रू. इज दैट क्लियर बेटा? यस सर. ओके गुड. शुजा, अनम्यूट योरसेल्फ. सर ये मुझे सिस्टम ऑफ एक्शंस एंड रिएक्शन का थोड़ा बहुत समझाइएगा सर. The system of actions and reactions. See beta, every story, every narrative is started with the action. हर स्टोरी किसी न किसी एक्शन, उसकी एक प्रॉपर स्टार्टिंग होती है, प्रॉपर सेटिंग होती है. जो उसकी प्रॉपर स्टार्टिंग होती है, सो प्रॉपर स्टार्टिंग आल्सो हैव एक्शन. कोई ना कोई एक इवेंट होगा, कोई एक्शन होगा, तो उस इवेंट या उस एक्शन का कोई रिएक्शन जरूर होता है. सपोज इन द नाइटिंगेल एंड द रोज, when the boy the story is started with the boy, the Oxford student, he's sitting in the garden and he's crying. This is the action, वो रो रहा है. सी बेटा, एंड इसका रिएक्शन क्या आता है कि नाइटिंगेल saw the boy and he saw that the boy is crying for his love. So इट्स द रिएक्शन. रिएक्शन किसका है? वो रो रहा है, उसका अब एक्शन है, और उसके रोने की वजह से रिएक्शन देता है नाइटिंगेल. द नाइटिंगेल स्टार्ट फ्लाइंग अराउंड द गार्डन एंड वेंट टू द डिफरेंट ट्रीज फॉर आस्किंग द रेड रोज. सो इन एवरी स्टोरी आपको क्या होता है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं, या नॉट स्टूडेंट बट आई एम टॉकिंग अबाउट रीडर्स, the readers also find actions according to their own understanding and or perception.
कुछ लोगों के मुताबिक, कुछ रीडर के मुताबिक एक एक्शन होता है कि ये सिग्निफिकेंट एक्शन है, कुछ में मुताबिक दूसरा हो सकता है, बट एक्शन तो जरूर है ना स्टोरी के अंदर. सो इन एवरी स्टोरी देयर आर एक्शंस. नाउ ऑल यू हैव टू डू इज टू फाइंड आउट सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंट एक्शंस. आपके नजरिए में मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्शंस स्टोरी में कौन से हैं आपकी नजर में? यू हैव टू फाइंड आउट देम. चाहे वो 5 हैं, 10 हैं, 8 हैं, जितने भी हैं, यू हैव टू फाइंड देम आउट. आपने उन एक्शंस को फाइंड आउट करना है कि अकॉर्डिंग टू मी दिस इज द सिग्निफिकेंट एक्शन, दिस इज द सेकंड सिग्निफिकेंट एक्शन. उसको एक्सप्लेन करना और उसका थोड़ा सिनेरियो बता देना है कि इस एक्शन में होता क्या है. ओके वो सिनेरियो आपको स्टोरी से ही मिलेगा, वो थोड़ा उसको टच कर देना है आपने. देन यू हैव टू एक्सप्लेन द सेकंड एक्शन कि सेकंड एक्शन के अंदर क्या होता है. देन थर्ड, एंड देन आपने क्या करना है, उसी की एक्सप्लेनेशन के दौरान उसका रिएक्शन अगर आपको मिल जाता है तो दैट इज एक्सीलेंट. अगर आपको रिएक्शन मिल जाता है तो दैट इज एक्सीलेंट. अगर रिएक्शन नहीं भी मिलता दैट इज ओके. ओके बेटा, इफ आई थिंक के इसकी अच्छी खासी एक्सप्लेनेशन हो गई. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट कोड. बेटा आवर नेक्स्ट कोड इज द सेकंड कोड, hermeneutic code. Now hermeneutic code is also called as the code of Enigma, the code of Enigma. ठीक है बेटा. अब now you have to understand the concept of Enigma कि ये Enigma क्या होता है बेटा. सी इसकी सिंपल में अगर आपको एग्जांपल दूं, दैट इज abstract मीनिंग. आपको पता होगा abstract मीनिंग क्या होता है, आपने abstract nouns भी पढ़े होंगे. द abstract मीनिंग इज द वन विच कैन नॉट बी टच्ड और सीन. उसको हम कोई भी ऐसी चीज जिसको ना हम टच कर सकें, जैसे आपने पढ़ा होगा abstract nouns वगैरह, abstract verbs भी पढ़े होंगे. तो सी द abstract वो चीज जो कि आपको डायरेक्टली नहीं बताई गई है, बट दैट इज अंडरस्टूड बाय योर ओन. आप खुद उसको समझ रहे हैं. अपेरेंटली समथिंग इज एल्स, अपेरेंटली कुछ और है लेकिन उसकी abstract मीनिंग है, वो आप उसको हम इंजिमा कहते हैं इन दी स्टोरी. अब रीडर्स इसको मैं इंजिमा को और अगर डिटेल में एक्सप्लेन करूं कि फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ नाइटिंगेल एंड द रोज, के सी बेटा जब whenever we study the nightingale in the rose, then we would come to know that nightingale in the rose is the story which is related to the materialism. Okay बेटा. अब हमने पढ़ा है materialism का, उसमें तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, materialism का तो वर्ड उसमें यूज ही नहीं किया हुआ है. लेकिन दिस इज द abstract मीनिंग, दिस इज द एंजिमा कि वो हम खुद कॉम्प्रिहेंड कर रहे हैं कि ये मटेरियलिज्म से रिलेटेड है. द गर्ल इज मटेरियलिस्टिक, द बॉय इज मटेरियलिस्टिक, and the people around them are materialistic, but the nightingale is not materialistic. He is the pure follower of love. वो जो nightingale है, that is the pure follower or the very diehard follower of the love. तो ये कहाँ से हमने कैच किया? This is the concept of Enigma बेटा. Similarly, let me give you example from another short story which is going to be taught to you in next class. That is short, that is the necklace. अब जो दी नेकलेस है, वेन एवर वी, आप जब इस स्टोरी को पढ़ेंगे तो सी बेटा आप जब दी नेकलेस को पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ नेकलेस दैट इज क्रिएटिंग, दैट हैज क्रिएटेड द होल स्टोरी. कि नेकलेस का, नेकलेस इज अ पॉइंट, सॉरी नेकलेस इज अ ऑब्जेक्ट, वो एक ऑब्जेक्ट है, एंड दैट इज आल्सो रिलेटेड टू द मटेरियलिज्म. जो लोग नेकलेस और वगैरह को ज्यादा लाइक करते हैं, दोस पीपल आर मटेरियलिस्टिक. सो ये मटेरियलिस्टिक वाली सेम अप्रोच इज नॉट पोर्ट्रेड इन द स्टोरी एट ऑल. वो उसमें लिखा हुआ नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं लिखा हुआ. दैट इज सिंपल स्टोरी. बट आप जब नेकलेस को पढ़ते हैं, उसकी स्टोरी को पढ़ते हैं, देन यू विल कॉम्प्रिहेंड दैट the woman, the main character in the story necklace is purely materialistic character. That character strongly believes in jewelry, in diamonds. So ये आपने एंजिमा के थ्रू इसको कॉन्सेप्ट को कॉपी आपने कॉम्प्रिहेंड किया, और ये है abstract मीनिंग ऑफ द टेक्स्ट. इसको हम दूसरे वर्ड्स में abstract मीनिंग कहते हैं. आई होप कि ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा. दूसरा पॉइंट जो इस कोड के अंदर यू हैव टू फोकस, रीडर्स आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम देयर ओन सेल्व्स टू फॉर्म देयर ओन अंडरस्टैंडिंग. सी बेटा, अगर ये सेशन जैसे ही एंड हो जाए तो मैं दूसरा सेशन लगाऊंगा,
then you have to join the session. Okay बेटा, चूंकि हमारे पास अनफॉर्चुनेटली फ्री एंड 12 वर्जन है, तो ये 40 मिनट्स पे एंड हो जाएगा, एंड आई एम अफ्रेड के अराउंड 15 or 10 minutes are remaining. तो सी बेटा, द सेकंड पॉइंट व्हिच आई वाज ट्राइंग टू एक्सप्लेन इज कि इसके अंदर जो भी रीडर्स होते हैं, जो स्टोरी को पढ़ रहे होते हैं, दे आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम देमसेल्व्स, वो खुद से सवाल पूछते हैं। जैसे मैं खुद से सवाल पूछता हूँ व्हेन आई वाज स्टडीइंग द नेकलेस, तो फर्स्टली द क्वेश्चन व्हिच केम इनटू माय माइंड, नेकलेस, that means necklace is going to play a vital role in whole story, कि जो नेकलेस है वो स्टोरी के अंदर पूरा बड़ा वाइटल रोल प्ले कर रहा है, दैट्स व्हाई द टाइटल इज नेकलेस. Similarly, the second question which comes in our mind that necklace जो है उस the whole story evolves around the necklace or the concept of necklace. इसी तरह के आप जब भी स्टोरी कोई भी पढ़ते हैं तो डिफरेंट क्वेश्चंस कम इन अ माइंड, हमारे दिमाग में मुख्तलिफ क्वेश्चंस आते हैं, एक भी आ सकता है, काफी भी आ सकते हैं. सी, सो दोस क्वेश्चंस, व्हेन एवर दोस क्वेश्चंस कम इन अ माइंड, देन वी ट्राई टू आंसर देम बाय आवर ओन अंडरस्टैंडिंग. हमारी जो प्रायर नॉलेज होती है उसकी बेसिस पे हम उनको आंसर कर देते हैं, चाहे वो आंसर सही है या गलत है. लेकिन जब हम पूरी स्टोरी को पढ़ते हैं तो हमें कंफर्म हो जाता है कि वेदर आंसर इज करेक्ट और रॉन्ग. सो बट आप खुद से जब सवाल पूछते हैं तो that question also come in this code. Suppose you are going to analyze any text, any story, तो उस स्टोरी को पढ़ते हुए आपके जहन में जो जो भी सवाल आ रहे हैं, so you have to write them down. उन क्वेश्चंस को आपने लिखना है कि मेरे जहन में ये सवाल आ रहा है, अकॉर्डिंग टू दी स्टोरी ये सवाल आ रहे हैं. ओके बेटा. एंड द थर्ड इज अनटोल्ड रियलिटी, are untold things in the text which are simply inferred, not mentioned in a text, or we can say that abstract ideas. ये पॉइंट सिमिलियर है, एंजिमा से रिलेटेड है थोड़ा, लेकिन यहाँ पर एंजिमा में हम बिल्कुल लिमिटेड होते हैं, लेकिन यहाँ पर जितनी भी अनटोल्ड रियलिटी होती है, हर एक्शन के पीछे अगर आपको लगता है कि कोई अनटोल्ड रियलिटी है, कोई ऐसी चीज है जो कि राइटर ने डायरेक्टली बताई नहीं है लेकिन वो बताना चाह रहा है अकॉर्डिंग टू योर ओन अंडरस्टैंडिंग, तो आप उसको डिस्कस कर रहे हैं कि दिस इज द अनटोल्ड रियलिटी, दिस इज द अनटोल्ड, दीज आर द अनटोल्ड थिंग्स व्हिच एक्चुअली राइटर वांटेड टू टेल बट ही हैज एक्सप्लेन देम इनडायरेक्टली. उसने इनडायरेक्टली एक्सप्लेन कर दिया है उनको. तो अगर इस कोड में कोई भी पॉइंट आपको समझ में नहीं आ रहा है तो रेज योर हैंड. यस बेटा, यस. जी अफजल, अनम्यूट योरसेल्फ. सर आपने एक यहाँ पर फर्स्ट में स्टार्टिंग में एक एग्जांपल दिया था, यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब एग्जांपल भी आ रहे हैं सर. एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे, मतलब ये चीज समझ में नहीं आई बेटा बाकी तो समझ में. ओके, वो तो मैंने ऐसे ग्रामर के हिसाब से आपको एग्जांपल दे दिया. सी बेटा, देयर आर सम काइंड ऑफ वर्ब्स विच आर abstract, जिनको हम ना टच कर सकते हैं. हैव यू स्टडीड देम? जिनको हम ना टच कर सकते हैं और ना देख सकते हैं, बट वी कैन फील देम. सी, हम उनको देख भी नहीं सकते बट वी कैन फील देम. तो एंजिमा से जो कॉन्सेप्ट होता है एंजिमा का इन द स्टोरीज, इन द लिटरेचर, इज काइंड ऑफ सिमिलर टू दैट कॉन्सेप्ट. बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं है लेकिन काइंड ऑफ सिमिलर है. नाउ हियर आपको एक चीज को जहन में रखना होता है एंजिमा के अंदर, कि आपको वो मीनिंग देखनी होती है जो कि abstract है. यू हैव टू फोकस ऑन abstract meaning only. ओके बेटा, यू हैव टू फोकस ऑन abstract meaning only. उसकी जो भी abstract meaning है, जो भी एंजिमा है, you have to focus that and then you have to explain that in this story this is the एंजिमा. The concept of एंजिमा revolves around this meaning, कि ये जो मीनिंग है ये एंजिमा है, ये abstract meaning है, और राइटर ने इसको इस तरह से एंजिमा के पहलू में लगाकर और अपनी स्टोरी के अंदर हमें एक्सप्लेन करके दिखाया है. सो यू सी, यू हैव टू एक्सप्लेन इन दैट वे. यस बेटा. एनीवन एल्स प्लीज बेटा. इसमें दूसरा पॉइंट आपको अगर समझ में ना आया हो तो क्वेश्चंस का और अनटोल्ड रियलिटी का, प्लीज आस्क. शुजा. ओके, शुजा, अनम्यूट योरसेल्फ. सर थर्ड समझाएं, थर्ड पॉइंट. थर्ड, अनटोल्ड रियलिटी. ओके,
सी शुजा बेटा, अनटोल्ड रियलिटी मीन्स कि हम जब स्टोरी वेन एवर वी गो थ्रू फ्रॉम द स्टोरी, तो हम उसकी जो अपेरेंट मीनिंग होती है उसको हम देखते जाते हैं, जो वर्ड्स की जो मीनिंग होती है उसको कॉम्प्रीहेंड करते हैं, देन हम उसकी स्टोरी की अंडरस्टैंडिंग फॉर्म करते हैं अपने माइंड में कि भाई इसमें ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। बट अनटोल्ड रियलिटी मीन्स दैट इज द रियलिटी विच इज नॉट एक्सप्लेन इन द स्टोरी। वो जो अनटोल्ड रियलिटी है वो स्टोरी के अंदर एक्सप्लेन नहीं होती है, दैट इज नॉट एक्सप्लेन्ड एट ऑल, बट यू हैव टू कॉम्प्रीहेंड, रीडर्स कॉम्प्रीहेंड बाय देयर ओन। जो रीडर होते हैं वो खुद उसको कॉम्प्रीहेंड करते हैं कि ये अनटोल्ड रियलिटी है, और राइटर ने इसको एक्सप्लेन करना चाहा है लेकिन ही हैज एक्सप्लेन इन इनडायरेक्ट वे, उसने उसको इनडायरेक्ट वे में एक्सप्लेन किया है। जैसे मैंने आपको पहले भी एक एग्जांपल दिया था कि नाइटिंगेल एंड द रोज में मटेरियलिज्म का वर्ड यूज ही नहीं किया गया है स्टोरी के अंदर, बट when but writer has actually tried to explain the concept of materialism। जब हम उसकी कॉनोटेटिव मीनिंग देखते हैं तो कॉनोटेटिव मीनिंग की जितनी भी वर्ड्स की मीनिंग है वो दैट इज समथिंग एल्स, बट अनटोल्ड रियलिटी ये है कि बॉय भी मटेरियलिस्टिक है एंड द गर्ल इज आल्सो मटेरियलिस्टिक, बट द Nightingale is not materialistic at all. This is the untold reality which is explained by the writer. इसने डायरेक्टली इनको वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं किया है, बट दिस इज अ थिंग विच इज कॉम्प्रीहेंडेड बाय द रीडर। रीडर ने इसको कॉम्प्रीहेंड किया है, बट राइटर ने इसको वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं किया है। सो दिस इज अबाउट 3 पॉइंट। आई होप कि आपको अब समझ में आया होगा। उसके बाद नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द थर्ड कोड। द बेटा सी, थर्ड कोड इज द वन विच इज द semantic code. Third code is semantic code. This code is also known as connotative code. The concept of connotating mean abstract meaning helps readers to know the characters, places, objects, and themes in details, as they also carry the denotative meaning. अब देखें, एक होती है denotative meaning और दूसरी होती है connotative meaning। अब आपको पता होगा जो डेनोटेटिव मीनिंग है वो कोर मीनिंग होती है, जो बेसिक मीनिंग होती है, जैसे क्राई, क्राई माने रोना, ब्लू, ब्लू कलर की मीनिंग है, ठीक है बेटा। सो दिस इज द डेनोटेटिव मीनिंग, जो फर्स्ट मीनिंग होती है। तो इसी तरह से कॉनोटेटिव मीनिंग वो होती है दैट इज अब्स्ट्रैक्ट, वो कुछ और होती है, हम उसको कॉम्प्रीहेंड खुद करते हैं, अपने एंड से कॉम्प्रीहेंड करते हैं कि एक्चुअली दिस इज द मीनिंग। ओके, तो सो इन दिस कोड द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉनोटेटिव मीनिंग इज पोर्ट्रेड, कि आपका जो भी कोनोटेटिव मीनिंग है, जहां जहां पर जिस जिस एक्शन में या जिस पॉइंट में राइटर ने कोनोटेटिव मीनिंग एक्सप्लेन करना चाहे है, हम उसको क्या करते हैं, उसको फाइंड आउट करते हैं, देन उसको एक्सप्लेन करते हैं। ओके, सी बेटा, द नेकलेस, इट इज अ शॉर्ट स्टोरी। अब जब हम द नेकलेस के बारे में बात करते हैं तो इसके बारे में the first and the most important point which comes in a mind, the title, the title of the story हमारे ज़हन में आता है कि why the writer has chose this title। तो जब हम टाइटल को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं तो दैट इज नोन एज द कोनोटेटिव मीनिंग, कि हम उसका कोनोटेटिव, अब उसकी टाइटल की डेनोटेटिव मीनिंग तो हमें पता है, जो नेकलेस है उसकी डेनोटेटिव मीनिंग तो हमें पता है, इट्स एन ऑब्जेक्ट which can be worn on neck, उसकी तो ये denotative meaning है। but connotative meaning we try to find out the concept of title, the concept of after 20 years। अब ये title है ना, after 20 years, this is a title, so we try to find out the connotative meaning of the after 20 years, कि इसकी connotative meaning क्या है। वो जो भी connotative meaning है that is abstract, that is not explained by the writer, but you have to comprehend by your own self with the help of this code। ये कोड आपको बता रहा है कि कॉनोटेटिव कॉन्सेप्ट आप ढूंढेंगे टाइटल के अंदर से, टाइटल के सिवा स्टोरी के जितने भी अंदर सिग्निफिकेंट एक्शंस हैं उनके अंदर। सी, फर्स्ट कोड में हमने क्या करना है, सिंपली सिग्निफिकेंट एक्शंस को फाइंड आउट करना है, देन वी हैव टू राइट देम डाउन, उनको हमने सिंपली लिखना है, वो जैसे हैं वैसे ही बताना है इन फर्स्ट कोड, ठीक है बेटा। बट हेयर इस कोड में हमने कोनोटेटिव में क्या करना है, जो कोड्स हमने फर्स्ट कोड में, जो एक्शंस हमने फर्स्ट कोड में फाइंड आउट किए थे
उनको एज इट इज हमने लिखा था, लेकिन इस कोड के अंदर हम उन्हीं एक्शंस की क्या करेंगे बेटा, कोनोटेटिव मीनिंग फाइंड आउट करेंगे कि इसका दूसरा मतलब क्या हो सकता है। यस बेटा, यस अफजल। सर आपकी आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही सर, किसी को भी नहीं पहुंच रही, स्टूडेंट्स मैसेज कर रहे हैं। अच्छा, आवाज नहीं आ रही, अभी आ रही है? जी सर, अभी सही है सर। अच्छा अच्छा, सर इस ओके क्वांटिटेटिव को सर दोबारा रिपीट करिएगा ताकि ओके सबको समझ ओके में आए। ओके ओके। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। यस रहीम, यस रहीम अनम्यूट। सर ये डिफरेंस मालूम नहीं हुआ जो है ना, आपने जी सर, मीनिंग्स ये बताया क्वालिटेटिव रिपीट कोनोटेटिव कर रहे एंड सर, ये पूछ रहे हैं। डिनोटेटिव, इन ओके दोनों की मीनिंग में जो डिफरेंस है वो नहीं समझ में ओके आया। बेटा, मैं दोबारा बताता हूँ, मैं दोबारा बताता हूँ। सी बेटा, जो पहले आते हैं नीचे डेनोटेटिव, DENOTATIV, डेनोटेटिव मीनिंग होती है कोर मीनिंग, जो बेसिक मीनिंग होती है हर वर्ड की, फ्रेज की, या सेंटेंस की, या तो पूरे पैराग्राफ की। आप जब पूरे पैराग्राफ को पढ़ते हैं तो उसकी जो बेसिक मीनिंग अकॉर्डिंग टू देयर वर्ड्स, उनकी जो बेसिक मीनिंग होती है उसको हम डेनोटेटिव मीनिंग कहते हैं। जैसे कि एक जो वर्ड है, एक वर्ड है किसी, क्राई, क्राई माने रोना, ब्लू, ब्लू इज द नेम ऑफ कलर, ठीक है बेटा। सो सैड, सैड माने उदास। तो दिस इज द डेनोटेटिव मीनिंग, जो हमें कोर मीनिंग है, जो बेसिक मीनिंग है। सिमिलरली अगर हम किसी सेंटेंस को पढ़ते हैं तो सेंटेंस की भी डेनोटेटिव मीनिंग होती है, सिंपली अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ देयर वर्ड्स, उसके जो वर्ड्स उसमें जो यूज किए हुए हैं उनकी फॉर्मेशन के मुताबिक उसकी डेनोटेटिव मीनिंग होती है। सिमिलरली व्हेन वी रीड द पैराग्राफ, जब हम पूरा पैराग्राफ पढ़ते हैं तो उसकी भी डेनोटेटिव मीनिंग होती है, कि जो पैराग्राफ के वर्ड्स उसमें यूज किए हुए हैं हम उनकी मीनिंग हमें पता होता है, फिर उसका मतलब हम कॉम्प्रिहेंड करते हैं कि हाँ इसका मकसद ये है, इस पैराग्राफ में ये एक्सप्लेन किया गया है। दिस इज डेनोटेटिव मीनिंग। बट ये जो कोड है हमारा सिमेंटिक कोड, ये हमें हेल्प आउट करता है कि आप कोनोटेटिव मीनिंग फाइंड आउट करें इन द स्टोरी, इन द टेक्स्ट। कोनोटेटिव मीनिंग का मकसद होता है अब्स्ट्रैक्ट मीनिंग। अब्स्ट्रैक्ट मीनिंग वो मीनिंग जो कि डायरेक्टली आपको बताई नहीं गई है, जो कि कोर मीनिंग नहीं है, वेदर दैट इज वर्ड, सेंटेंस, पैराग्राफ, स्टोरी, ठीक है। उसके अंदर जो मीनिंग होती है दैट इज नॉट द मीनिंग, दैट मीनिंग इज अब्स्ट्रैक्ट मीनिंग। तो इस कोड के अंदर हम क्या करते हैं कि अब्स्ट्रैक्ट मीनिंग फाइंड आउट करते हैं और उसको हेडिंग हम क्या कहते हैं, कोनोटेटिव मीनिंग। अब हम कैसे वो फाइंड आउट करते हैं, लेट मी गिव यू इन एग्जांपल। अब उसकी एग्जांपल बेटा इस तरह से आ सकती है कि आप क्या करेंगे कि जो टाइटल है स्टोरी का, किसी भी स्टोरी का, सपोज द नाइटिंगेल एंड द रोज, आफ्टर 20 years, द नेकलेस। सिंपली द नेकलेस की डेनोटेटिव मीनिंग क्या है, ये एक ऑब्जेक्ट है जिसको हम अपने गले में पहनते हैं, दिस इज द डेनोटेटिव मीनिंग, ठीक है। अब इसकी कोनोटेटिव मीनिंग क्या आ सकती है, कोनोटेटिव मीनिंग हमने फाइंड आउट करनी है ना। why the necklace is used in this story, that means necklace is playing a significant role around the story. See beta, what is the purpose of necklace, के राइटर ने नेकलेस को ही क्यों यूज किया टाइटल के तौर पे। सी बेटा, सो ये है हमारी कोनोटेटिव मीनिंग। इसके डिफरेंट इंटरप्रिटेशन हो सकते हैं, हर इंसान इसको अपने तरीके से इंटरप्रेट करेगा, अपनी ओन अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज की बेसिस पे इसको इंटरप्रेट करेगा। तो उसका जो टाइटल है आफ्टर द 20 years, उसका अब्स्ट्रैक्ट मीनिंग क्या होगा हमारी नजर में आफ्टर द 20 years। अब्स्ट्रैक्ट मीनिंग आप जब आपने पूरी स्टोरी को पढ़ा है कि उन्होंने आपस में दोस्तों ने एक पैक्ट किया था, एक एग्रीमेंट था कि आफ्टर द 20 years वी विल मीट हियर। सो ये तो सिंपल इसकी डेनोटेटिव मीनिंग है कि 20 साल के बाद। डेनोटेटिव मीनिंग इसकी क्या होगी, आफ्टर 20 years मीन्स, आफ्टर 20 years मीन्स 20 साल के बाद। कोनोटेटिव मीनिंग इज के दिस इज द साइन ऑफ लॉयलिटी, कि ये लॉयलिटी की साइन है इसमें, कि हाउ दे हैव केप्ट देयर प्रॉमिस फॉर 20 years। दिस इज द डेनोटेटिव मीनिंग बेटा। दिस इज द कॉन्सेप्ट विच आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड, विच आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन, कि ये डेनोटेटिव होता है।
सॉरी कोनोटेटिव होता है, जो कि abstract मीनिंग होती है कि आफ्टर 20 years जो टाइटल है कि इट इज द साइन ऑफ लॉयल्टी, it is the sign of respect, it is sign of keeping one's promise. This is the connotative meaning. Similarly हर टाइटल की एक connotative meaning होती है और दूसरी denotative meaning होती है. नेकलेस की denotative meaning है कि ये एक ऑब्जेक्ट है जिसको गले में पहना जाता है, लेकिन connotative इसकी मीनिंग क्या होगी नेकलेस की बेटा? let me tell you the connotative meaning of the necklace के this is the concept of materialism. Those people who strongly believe in such kind of objects, in jewelry, in diamonds, in necklaces, in bracelets, they are selfish people. They are materialistic people. This is a connotative meaning बेटा. I hope कि अब आपको समझ में आया होगा दोनों का difference. और कौन है बार बार आ रहे हैं जा रहे हैं आ रहे हैं जा रहे हैं. सी बेटा आई होप कि आपको समझ में आया होगा. दूसरी बात इसमें जो हम इम्पोर्टेंट चीज हैं जो फोकस करते हैं इस कोड के अंदर, कैरेक्टर्स करते हैं कि कैरेक्टर इसमें कौन से हैं, प्लेसेस के स्टोरी के अंदर कौन सी प्लेसेस का राइटर ने यूज किया है, वेदर, सिटी लाइफ, कंट्री एरियाज लाइफ, विलेज लाइफ, रूरल लाइफ, कौन सी लाइफ और कौन सी जगह को उन्होंने मेंशन किया हुआ है स्टोरी के अंदर. यू हैव टू फोकस ऑब्जेक्टिव्स कि इस राइटर के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं. अगर आपको मिल जाते हैं तो एक्सीलेंट है, चूंकि ऑब्जेक्टिव फाइंड आउट करना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन अगर आपको मिल जाता है तो एक्सीलेंट है, अगर नहीं भी मिलता तो इट्स ओके. थीम्स, ऑब्वियसली आपको थीम्स तो पता लग जाएगा ना कि एक स्टोरी के अंदर थीम क्या है. तो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ थीम्स दिस कोड इज आल्सो हेल्पफुल. सो दीज आर द फ्यू थिंग्स व्हिच कम इन सिमेंटिक कोड. एक और चीज है, दिस कोड इज लिंक्ड टू द थीम्स ऑफ द टेक्स्ट. ये तो हो गया, जो थीम होते हैं स्टोरी के अंदर ये कोड उनके साथ लिंक्ड होता है बेटा. सी सो इज दैट क्लियर? अब समझ में आ रहा है बेटा? प्लीज रेज योर हैंड. यस यस अफजल. सर आपने इसमें प्लेसेस ऑब्जेक्टिव सर बताए, वो सर समझ में आ गया. इसमें करेक्टर का कोई एग्जांपल बता दीजिए, फॉर एग्जांपल नाइटिंगेल एंड द रेड रोज या आफ्टर 20 इयर्स में बेटा करेक्टर. आफ्टर 20 इयर्स में कैरेक्टर्स कौन से हैं? जिम का करेक्टर है, बॉब का करेक्टर है. दीज आर द टू मेजर करेक्टर्स इन द स्टोरी. सो दिस कोड विल हेल्प अस टू नो द करेक्टर्स कि how many characters are there in your story, whether they are 2 characters, they are 3 characters, they are 4 characters. Similarly in Nightingale in the Rose, there is the main character Nightingale bird, there is another character boy, there is another character girl, there is another character oak tree. So these are the characters. So through this code you will come to know the characters in the story कि writer ने कितने characters को use किया है. Okay बेटा, so the concept of characters is understood by this code कि आपने characters का aspect भी इस code के through understand कर लेना है. अब समझ में आया बेटा? If anyone else is not understanding or if anyone else has Muzammil, if you have asked question, please raise your hand. I will unmute you. Yes, Muzammil. Sir, my question is that कि इससे पहले वाला जो कोड था कि hermeneutic कोड और अब ये semantic कोड है, सर इस दोनों में यही बात की जा रही कि जो एक untold reality होगी जो mention नहीं है. Then what's the difference between these two codes? डिफरेंस बहुत बड़ा डिफरेंस है बेटा. अब देखें उसमें जो अनटोल्ड रियलिटी है, मैंने आपको ये एक बात बताई थी कि ये वाले पीछे लेट मी गो बैक. अनटोल्ड रियलिटी जो फर्स्ट कोड है उसमें आपने सिंपली क्या करना है बेटा कि एक्शंस को फाइंड आउट करना है और वो जैसे हैं वैसे उनको लिखना है. इज दैट सो? यस सर. उसके बाद इस कोड में हमने क्या करना है कि वो जो एक्शंस हैं अब उनकी अनटोल्ड रियलिटी आपने बतानी है एक्शंस की. ठीक है बेटा, एक्शन जितने भी हुए हैं या तो उन एक्शंस की बताओ या कोई ऐसी चीज बताओ जो कि एक्शंस में भी एक्सप्लेन नहीं है लेकिन इनडायरेक्टली वो एक्सप्लेन है. ठीक है, तो वो एक्शंस की आपने अनटोल्ड रियलिटी बतानी है. और नंबर 3 कोड पे अब आ जाओ. यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पर आपने कोनोटेटिव मीनिंग बतानी है. कोनोटेटिव मीनिंग किसकी बतानी है बेटा? आपने टाइटल की बतानी है. ठीक है, टाइटल इज वेरी इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम द एक्शंस. सेकेंडली आपने कोनोटेटिव मीनिंग क्या किसकी बतानी है कि कोई भी ऐसी अब्स्ट्रैक्ट मीनिंग
जिसका कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, ना तो एक्शंस के अंदर ना तो स्टोरी के अंदर, ठीक है, वेदर इन एक्शंस नॉर इन स्टोरी। वो कोनोटेटिव मीनिंग ना तो आपके एक्शंस में एक्सप्लेन की गई है, ना तो आपके कैरेक्टर्स में, उसका कोई कॉन्सेप्ट उसने बताया ही नहीं राइटर ने, लेकिन आपको समझ में आ रहा है कि हाँ राइटर ये बात भी बोलना चाह रहा है। हम पढ़ते हैं ना कोई टेक्स्ट को, तो हम इनडायरेक्टली कॉम्प्रीहेंड करते हैं, हाँ राइटर ये भी कहना चाह रहे हैं, इसका ये मतलब भी हो सकता है। दैट इज कोनोटेटिव मीनिंग बेटा। तो आपने अगर कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट फाइंड आउट कर लिया जो कि एक्शंस में भी नहीं है, स्टोरी में भी नहीं है, लेकिन आपको लग रहा है कि हाँ ये असल में राइटर ये बात कहना चाह रहा है, तो दैट इज कोनोटेटिव। तो आपने उसको एक्सप्लेन करना है। दूसरी चीज ये हो गई। तीसरी, आपने इसमें करेक्टर्स को एक्सप्लेन करना है कि आपके करेक्टर्स कितने हैं, राइटर ने कितने करेक्टर्स दिए हैं। चौथा, प्लेसेस, वो कौन सी प्लेसेस है जो राइटर ने इसने दी है। नंबर 4, ऑब्जेक्टिव्स, के इस राइटर के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, अगर आपको पता लग जाता है तो दैट इज एक्सीलेंट। एंड नंबर 5 इज थीम्स, के थीम्स क्या हैं स्टोरी के। ठीक ठीक है बेटा। तो ये Yes, sir. डिफरेंट है, उससे सिमिलर नहीं है। आई होप कि आई एम मेकिंग सेंस। अगर अभी भी आपको मुजम्मिल को कंफ्यूजन है तो पूछो, दोबारा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो सर क्लियर? मैं समझ गया। ओके यस सर। ओके ओके, एक्सीलेंट बेटा। इफ एनीबडी एल्स हैव क्वेश्चन प्लीज आस्क। नोबडी? ग्रेट, मूव फॉरवर्ड। नंबर 4th, कोड नंबर 4th इज दिस symbolic code. अब see beta, this symbolic code, here in this code, this symbolic code can also be called as antithetical code. antithetical code. Now अब इस कोड को हम एंटीथेटिकल कोड क्यों कहते हैं? बिकॉज ऑफ द कॉन्सेप्ट विच इज रीडर नो द बिनारी पोलैरिटीज। ठीक है बेटा। अब इसको हम बिनारी सिस्टम भी कहते हैं। अब बिनारी सिस्टम को हम, इसकी वजह से हम इसको एंटीथेटिकल कोड कहते हैं। अब व्हाट इज बिनरी सिस्टम? अब बिनरी सिस्टम वो होता है, इन द बिनरी सिस्टम देयर इज अ पेयर ऑफ वर्ड्स और द टर्म्स और द कॉन्सेप्ट दैट हैव अपोजिट मीनिंग्स टू ईच अदर। ठीक है बेटा। एक कॉन्सेप्ट होगा, कोई भी एक कॉन्सेप्ट होगा, लेकिन उसी स्टोरी के अंदर उसके अपोजिट भी आपको मिलेगा। अब जैसे कि आपको नाइटिंगेल एंड द रोज में से मैं बता देता हूँ, शायद इसमें मैंने दिया हुआ हो, हाँ नीचे दिया हुआ है एग्जांपल। हेयर रीडर्स हैव टू फाइंड द बिनारी कॉन्सेप्ट फ्रॉम द टारगेट टेक्स्ट। रीडर ने क्या करना होता है, या जो एनालिसिस कर रहा है स्टोरी का, दैट हैज टू डू ओनली वन थिंग, एंड दैट थिंग इज दैट यू हैव टू फाइंड द बिनारी कॉन्सेप्ट, दैट वो कौन सा पेयर ऑफ वर्ड्स है या टर्म्स है, या वो कौन सा कॉन्सेप्ट है जिसकी अपोजिट मीनिंग है। ये आपने फाइंड आउट करना है पूरी स्टोरी के अंदर से। ठीक है, यू हैव टू रीड द स्टोरी एंड यू हैव टू फाइंड आउट द बिनॉरी कॉन्सेप्ट। इट हेल्प्स टू नो द कैरेक्टर्स प्रेजेंट इन द टेक्स्ट। अब देखें, पिछले में हमने क्या करा है, हमें पिछले कोड में हमें, लेट मी गो बैक टू माय प्रीवियस स्लाइड। अब देखें, उसमें हमें ये पता लगता है कि कैरेक्टर्स कितने हैं, कौन कौन से हैं। लेकिन यहाँ पर भी कैरेक्टर्स मेंशन्ड है, लेकिन डोंट गेट योरसेल्फ कंफ्यूज्ड कि दोनों सेम है, दोनों सेम नहीं है। यहाँ पर कैरेक्टर्स की जो इंटेंसिटी होती है, हमें वो पता लगानी होती है कि अगर कोई एक कैरेक्टर है, सपोज there is the character in 20 after 20th, the character of Bob and Jim, दो कैरेक्टर्स हैं। अब जो जिम है दैट इज द पुलिसमैन। ओके बेटा। तो वो जो इसमें बिनारी कॉन्सेप्ट आपको कौन सा लग रहा है? आपने स्टोरी को पढ़ा है, आपको पता है, मैंने इसके ऊपर लेक्चर दिया है, बट लेट मी गिव यू द एग्जांपल फ्रॉम दिस स्टोरी इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द बिनारी कॉन्सेप्ट। द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑनेस्टी, ऑनेस्टी का जो कॉन्सेप्ट है दैट इज काइंड ऑफ बिनॉरी। अब ऑनेस्टी का कॉन्सेप्ट क्या है कि आप ऑनेस्ट हैं। अब सी, अकॉर्डिंग टू जिम, उसने ऑनेस्टी की अपने दोस्त के साथ के वहां पर आया, लेकिन उसने उसको अरेस्ट भी खुद ही करा दिया। ओके बेटा। सो नाउ अकॉर्डिंग टू बॉब, जब उसने उसको अरेस्ट कराया, ही वॉज नॉट ऑनेस्ट एट ऑल, कि वो ऑनेस्ट नहीं था, उसने अपने दोस्त को ही अरेस्ट कराया। अगर दोस्त के साथ इतना ही मुखलिस होता, इतना ही सच्चा होता, तो उसको वहां से भाग जाने की तरकीब देता। उसको he should have given him advice to leave each and everything, don't do such kind of things anymore, surrender and फेस दी ट्रायल। आप ट्रायल को फेस करें, सरेंडर करें, एंड देन इन दिस वे ही शुड हैव इनकरेज्ड हिम, बट उसने ऐसा नहीं किया, उसने उसको डायरेक्ट अरेस्ट करवा दिया। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑनेस्टी। देखो ऑनेस्टी तो एक है, लेकिन उसकी अपोजिट मीनिंग भी है।
पॉजिटिव भी है तो नेगेटिव भी है. सच काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट इज नोन एज द बिनॉरी पॉलिटरीज और बिनॉरी सिस्टम. नाइटिंगेल एंड द रोज में से भी मैंने दिया हुआ है बिनरी पोलरिटीज इन द स्टोरी ऑफ एन और एंड द नाइटिंगेल एंड द रोज. अब नाइटिंगेल एंड द रोज में क्या है, अब जब वेन एवर वी गो थ्रू द करेक्टर्स, देखें हमने पिछले में कहा था सिंपली हमने फाइंड आउट करना है कि करेक्टर्स कौन से हैं भाई, लेकिन यहाँ पर हमने करेक्टर्स तो करेक्टर्स को इन सेंस देखना है कि कौन से करेक्टर की क्या प्रैक्टिसेस है. नाउ हियर इन दिस स्टोरी the character of Nightingale is entirely different and against the materialism, and the character of boy and the girl are in the favor of materialism. So see, this is kind of binary system कि आपने ऐसी चीजें स्टोरी से फाइंड आउट करनी है जो कि एक चीज हो लेकिन उसकी अपोजिट मीनिंग हो, चीज एक हो लेकिन उसकी अपोजिट मीनिंग हो. तो इसको हम क्या कहते हैं बेटा, इसको हम कहते हैं बिनारी सिस्टम. आई होप कि बिनारी सिस्टम आपको समझ में आया होगा, और अगर समझ में नहीं आया प्लीज आस्क मी क्वेश्चंस. यस, हु इज गोइंग टू रेज योर हैंड, हु इज गोइंग टू रेज हैंड. जी बेटा, समझ में आया बिनारी सिस्टम. यस, मुजम्मिल, अफजल, शुजा, समझ में आया. यस सर, क्लियर, ओके, श्योर सर, थैंक यू सो मच. जी बेटा, दूसरे लोग जो बैठे हुए हैं ऑनलाइन, आपको समझ में आया बिनारी. शुजा, डन, ओके शुजा, okay. So see beta, let me give you another example in order to understand the concept of binary from the necklace. the necklace आपको पढ़ाऊंगा, इसीलिए मैं आपको एडवांस में उसका भी एक बता रहा हूँ कि in necklace there are two major characters, husband and wife. अब जो husband है, that husband truly believes in simplicity, in simple life, whereas his wife is too much materialistic. She is strongly believer of materialism. Similarly, the wife is living in idealism, whereas her husband lives in realism. उसका दोनों कैरेक्टर्स हैं बेटा, बट उसकी वाइफ आइडियलिज्म में रहती है और उसका जो हस्बैंड है दैट लिव्स इन रियलिज्म. सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ बिनारी सिस्टम. आई होप कि आपको समझ में आया होगा. Okay beta, now let's move forward to a final code, which is the cultural code. Beta, give me 1 minute, give me 1 minute, I'll be right back in 1 minute. Ji beta, we were talking about the code number 5, the cultural code. See beta, the cultural code is also known as the referential code. It refers to the previous knowledge. अब रेफरेंशियल कोड दैट मीन्स के ये हमारी जो प्रीवियस नॉलेज जो भी होती है, ये कोड हमें रेफर करता है उसकी तरफ, और कल्चरल नॉलेज की तरफ हमें रेफर करता है कि व्हाट एवर कल्चरल नॉलेज, कल्चरल, सोशल और रिलीजियस नॉलेज, हमारे जो कल्चरल होता है, कल्चर का जो कॉन्सेप्ट है, आपने किसी भी स्टोरी को जब पढ़ें तो यू हैव टू, दिस कोड विल हेल्प यू टू फाइंड आउट कि उस स्टोरी जिस कल्चर में लिखी गई है वो कल्चर क्या है, व्हाट इज द कल्चर, what is the society, what is the religion of that person or that writer, because every writer has the influence on his own culture, society and religion.
उसकी सोसाइटी, रिलीजन और कल्चर का उसके ऊपर इन्फ्लुएंस होता है। जब भी अंडर द अम्ब्रेला ऑफ these three things writer produces a text, जब एक राइटर एक टेक्स्ट को प्रोड्यूस करता है तो वो इन तीनों चीजों को मद्देनजर रखते हुए एक टेक्स्ट को प्रोड्यूस करता है। सो यू हैव टू फाइंड आउट द कॉन्सेप्ट ऑफ कल्चर, कॉन्सेप्ट ऑफ वेदर, आपको अगर कल्चर का मिलता है तो गुड है, अगर आपको रिलीजन का मिलता है तो वो भी गुड है, अगर आपको सोशल मिलता है तो दैट इज गुड, लेकिन तीनों में से कोई ना कोई एक जरूर होगा बेटा। तीनों में से स्टोरी के अंदर एक कोड, सॉरी एक कॉन्सेप्ट, तीनों में से इस कोड के अंदर एक कॉन्सेप्ट आपको जरूर मिलेगा। दूसरी बात, वो जो एक्सप्लेन होगा स्टोरी, इन द स्टोरी व्हाट एवर इज एक्सप्लेन दैट मस्ट बी रिलेटेड टू एनी थ्री ऑफ देम, whether that action is related to the culture, to the society, to the religion, but it would be related in from one of them. Okay, it means this code highlights those elements which discuss the universal knowledge or the knowledge which is same in all around the world. More importantly, वो एक ऐसी चीज एक्सप्लेन होगी इस कोड के अंदर, वो ऐसे एलिमेंट्स होंगे, those elements are universal. That means those elements are not limited to one culture, one religion, one society, but they are same for all around, they are same in all around the world, they are universal. वो जैसे कि concept of honesty, the honesty is universal beta, this is same in all around the world. Similarly, the concept of materialism, it is universal knowledge, it is same in all around the world. We can never ever say that the materialism is different in Western society and in different in Pakistani society. We can never ever say that honesty is different in Pakistani society and it is different in another society. So we can never ever say these are the universal things, and each and every corner of the world is agreed on this knowledge that it is same in all around the world. Another point is this code also helps to know historical, cultural, social, physical, psychological aspects of the text. ऊपर मैंने तीन आपको बताए थे, रिलीजियस, सोशल एंड कल्चरल, उसमें आप दो चार चीजें ये भी ऐड कर दें। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट क्या है, लाइक वेन एवर वी टॉक अबाउट द नेकलेस, तो उसमें हमें हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट ये पता लगता है कि ये फ्रेंच राइटर ने लिखी है, और जिस टाइम 1884 में जब ये लिखी गई थी स्टोरी द नेकलेस, तो उस टाइम पे जेंडर का हिस्टोरिकल बड़ा रोल था वहां पर, जेंडर इन इक्वालिटीज थी वहां पर, ठीक है। एंड जब आप स्टोरी को पढ़ेंगे तो आपको ये भी पता लगेगा कि द वुमेन्स इन द स्टोरी, इट इज शोन इनडायरेक्टली दैट वुमेन्स डू नॉट वर्क, जो वुमेन्स होती हैं वो काम नहीं करते हैं, दे आर द मिस्ट्रीज ऑफ होम्स, वो घर की मिस्ट्रीज होती हैं, वो घर पे होती हैं, एंड दे जस्ट टेक केयर द हाउस होल्ड अफेयर्स, एंड द मेन्स आर रिस्पॉन्सिबल टू गो आउट एंड वर्क। ये आपको कॉन्सेप्ट मिलेगा स्टोरी के अंदर। सो whenever you will study the historical background of French, then आपको ये पता लगेगा कि yeah, the historical background is also same, and during that time क्या होता था कि women were treated as mistresses of homes, and they were not treated like on the basis of their caste and their religion or any other thing, but on the basis of the beauty only. See, this is the historical aspect. कल्चरल एस्पेक्ट भी इसमें आ सकता है, सोशल भी आ सकता है, साइकोलॉजिकल भी आ सकता है, और अगर आप में को किसी भी एक दो को अगर आप हाईलाइट करते हैं तो दैट वुड बी इनफ। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। इसके बाद आपका आ जाता है कंक्लूजन। सो द फिफ्थ कोड इज द कल्चरल, सॉरी कहाँ गया, कंक्लूजन। थ्रू दीज कोड्स स्ट्रक्चरल एनालिसिस ऑफ टेक्स्ट इज डन। See beta, whenever we use these codes to analyze any text, that is known as structural analysis. जब हम इन कोड्स के थ्रू किसी भी टेक्स्ट का एनालिसिस करते हैं तो उसको हम कहते हैं स्ट्रक्चरल एनालिसिस ऑफ टेक्स्ट। One of the, and this kind of analysis is one of the best way to analyze any text and to understand the text deeply, to understand the characters of text, to understand the themes of the text, to understand the different aspects of the text very deeply. Now, students will be asked to analyze a text by using these 5 codes. If your paper would be online in this semester, then what you will be asked, I will give you one short story. मैं कोई भी एक short story दूंगा, that short story would be according to my own choice. मैं जो दूंगा, you have to analyze
दैट शॉर्ट स्टोरी, आपने उस शॉर्ट स्टोरी को एनालाइज करना होगा बाय यूजिंग दीज 5 कोड्स। ओके बेटा, आपने एनालाइज कैसे करना होगा कि सिंपली स्पीकिंग, लेट्स मूव फॉरवर्ड टू माय फर्स्ट स्लाइड। हाँ, आपने फर्स्ट कोड की हेडिंग दे दी, पहले तो बता दिया कि कौन सी स्टोरी है, कब लिखी गई, किसने लिखी, इंट्रोडक्शन में, दैट इज वो इंट्रोडक्शन देने का वैसे एक्सपर्ट लोग हैं। सो आफ्टर द इंट्रोडक्शन देन यू विल राइट द फर्स्ट कोड। ओके, इस कोड का नेम लिखेंगे एंड देन इस कोड के अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं जो मैंने एक्सप्लेन किए हैं, वन बाय वन आप उनको एक्सप्लेन करेंगे। व्हाट इज, पहले आपका फर्स्ट क्या है, आपका जैसे कि एक्शंस एंड रिएक्शंस आपने फाइंड आउट करने हैं, तो आपको जितने भी एक्शंस एंड रिएक्शन मिलेंगे आपने एक पैराग्राफ के अंदर वो फाइंड आउट करने हैं। देन वर्ब्स के लिए आपने 5-8 लाइंस में वर्ब्स को आपने फाइंड आउट करके आपने एक्सप्लेन कर दिया। देन द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्पेंस आप पूरे टेक्स्ट में ढूंढेंगे, तो दैट मीन्स द जॉब फॉर द कोड 1 इज डन। उस स्टोरी के अंदर इस कोड से रिलेटेड जो चीजें आपको मिली आपने वहां से फाइंड आउट की और वहां पर लिख डाली। ओके बेटा, किसी ने अपना हैंड रेज किया है, लेट मी सी। शुजा, आई थिंक इट वाज शुजा हु रेज्ड हिज हैंड। यस शुजा, वेयर आर यू? रेज योर हैंड अगेन। जी बेटा, समझ में आया आपको? यस शुजा। सर समझ तो आ गया, लेकिन मैंने बोला आपकी आवाज नहीं आ रही थी पहले, बहुत कम आ रही थी। ये कुछ माइक मैं जब थोड़ी कर रहा नीचे था, हो जाती है ना तो फिर आवाज फिर कम आती है। बेटा इफ यू हैव अभी एनी भी नहीं आ क्वेश्चन, रही। हाँ इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज आस्क एनीबॉडी। आपको अगर कोई भी सवाल है, कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी चीज पूछनी है तो प्लीज आस्क मी। यस बेटा, एनीवन? अफजल, अफजल आज बहुत एक्टिव लग रहा है मुझे। यस अफजल। सर वो विक्रम सही नहीं होना इस वजह से सर तो सीरियस होना पड़ रहा है। नहीं बिल्कुल, यू हैव टू बी वेरी सीरियस एंड आई होप कि दूसरे स्टूडेंट्स भी आपकी तरह इतने सीरियस हो जाएं। यस अफजल। ठीक है ना। सर इसमें आपने एंथिकल कोड समझाया था सर, द बाइनरी बाइनरी सिस्टम आ रहा है सर, वो समझ यस में थोड़ा यस, नहीं आया था बिनारी सिस्टम। फोर्थ में। फिफ्थ कोड में या जी फोर्थ में? सर फिफ्थ कोड, सर फोर्थ कोड में। ओके ओके, बिनारी सिस्टम। हाँ ओके, लेट मी एक्सप्लेन इट। सी बेटा, इस कोड के अंदर यू हैव टू फाइंड आउट द कॉन्सेप्ट विच हैज द अपोजिट मीनिंग। ठीक है, उस कॉन्सेप्ट की आपने अपोजिट मीनिंग को फाइंड आउट करना है कि अपोजिट मीनिंग क्या है। सपोज मैंने आपको बताया कि नाइटिंगेल एंड द रोज में अपोजिट मीनिंग उनकी अप्रोच की है। किसकी अप्रोच? नाइटिंगेल इज द स्ट्रॉन्गली बिलीवर ऑफ लव। नाइटिंगेल का स्ट्रॉन्ग बिलीफ लव में था, लेकिन इन दी स्टार्टिंग हमें ये लग रहा था कि बॉयज आल्सो स्ट्रॉन्ग, मतलब वेरी हार्ड डाइंग फॉलोअर ऑफ लव। हमें ऐसा ही लग रहा था इन दी स्टार्टिंग, बट एट द एंड ऑफ द स्टोरी वी केम टू नो दैट बॉय इज आल्सो मटेरियलिस्टिक। तो दैट मीन्स के ओनली जो स्ट्रॉन्गली जो बिलीवर्स हैं ऑफ लव, नाइटिंगेल इज द वन, whereas the girl and the boy indeed they were in love with each other. Apparently हमें ये लग रहा था कि they were girlfriend and boyfriend, they were lovers, but they were nervous at all. उनको love की definition का ही पता नहीं, उनको love क्या होता है उनको पता ही नहीं, उसको उनको sacrifice का पता ही नहीं है. So they are the followers of materialism only, not the love. They are not followers of love, and the follower of love is Nightingale only. तो see, this is the binary concept कि अपेरेंटली तो हमें वो दोनों कपल हमें लवर्स लग रहे हैं, लेकिन वो लव को, उनको असल में लव के बारे में कुछ उनको पता है ही नहीं. इट इज ओनली नाइटिंगेल हु नोज द लव. सो दैट मीन्स कि अपेरेंटली तो वो लवर्स हैं, वो लव के बारे में बातें कर रहे हैं, लड़का भी लव के बारे में बातें कर रहा है, बट मतलब उसको डीपली उसको कुछ पता ही नहीं है लव के बारे में. सो दिस इज द बिनारी कॉन्सेप्ट. सिमिलरली व्हेन वी टॉक अबाउट द आफ्टर द 20 years, उसमें ऑनेस्टी का कॉन्सेप्ट है बेटा. अब देखें, ये जो जिम है उसने तो ऑनेस्टी दिखाई कि वो टाइम पे आया, दिस इज द ऑनेस्टी. उसने अपने प्रोफेशन के साथ ऑनेस्टी दिखाई कि अपने प्रोफेशन के साथ ऑनेस्टी दिखाकर उसने उसको अरेस्ट भी कराया. लेकिन फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ बॉब, उसके फ्रेंड ने उसके साथ ऑनेस्टी नहीं की. अगर वो सच में ही अपने दोस्त के साथ ऑनेस्ट था तो उसको अरेस्ट नहीं करवाता, उसको सजेशंस देता, उसको हिदायत करता, उसको समझाता और उसको
परसू करता कि यू हैव टू सरेंडर योर सेल्फ, कि आप खुद सरेंडर करें एंड देन फेस द जस्टिस, आप जस्टिस को फेस करें. दिस वाज द अनदर एस्पेक्ट अकॉर्डिंग टू बॉब, इट शुड हैव डन इन दैट वे. तो देखिए ऑनेस्टी तो एक ही है, लेकिन उसका दूसरा पहलू उसने क्या दे दिया कि ही वॉज नॉट ऑनेस्ट एट ऑल, ही वॉज नॉट ऑनेस्ट इन टर्म्स ऑफ फ्रेंडशिप, वो फ्रेंडशिप के टर्म्स में ऑनेस्ट नहीं था. सो दिस इज द बिनौरी कॉन्सेप्ट. सिमिलरली आई टॉक्ड अबाउट द नेकलेस, कि नेकलेस में हमें बिनौरी कॉन्सेप्ट कहाँ पर मिलता है. नेकलेस में जो दो मेन कैरेक्टर है, हस्बैंड एंड वाइफ, जो वाइफ है दैट शी लिव्स इन, अब दोनों जिंदगी तो एक ही गुजार रहे हैं, दोनों एक ही एरा में, एक ही टाइम पर एक ही घर में जिंदगी गुजार रहे हैं, बट शी इज लिविंग इन आइडियलिज्म. वो हमेशा ख्यालों में गुम रहती है कि मेरे पास इतनी लग्जरियस लाइफ हो, मेरा घर इतना बड़ा हो, मेरे पास इतनी इतनी ज्वेलरी हो, इतने डायमंड्स हो, मेरे पास इतने नौकर चाकर हो घर पे. शी आल्सो यूज्ड टू इमेजिन सच काइंड ऑफ थिंग. जब आप स्टोरी पढ़ेंगे ना, तो ये सारा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा कि वो कैसे सोचती थी. सी, और लेकिन उसी जगह पर उसका हस्बैंड जो उसके साथ रहता है, दैट बिलीव्स इन सिंपलिसिटी, वो सिंपलिसिटी में बिलीव रखता है एंड लिव्स इन रियलिटी, कि जो कुछ है, ये जिंदगी है, जैसी भी है ऐसी ही है, और मुझे ऐसे ही रहना है, और हमने ऐसे ही सरवाइव करना है. सो सी, कि उसके हस्बैंड की जो अप्रोच है वो डिफरेंट है, और वाइफ की अप्रोच है वो डिफरेंट है, रहने की डिफरेंट अप्रोचेस आई एम टॉकिंग अबाउट. सो दिस इज द बिनारी कॉन्सेप्ट. आई होप कि अभी आपको समझ में आया होगा सर. इज दैट क्लियर? यस. यस अफजल, क्लियर? यस सर, क्लियर. थैंक यू सो मच सर. ओके बेटा, हमारे पास थोड़ा टाइम और बाकी है, तो मैं चाह रहा हूँ कि आप लोगों को मैं शॉर्ट स्टोरी आज थोड़ी एक्सप्लेन कर देता हूँ, द नेकलेस. उसके बाद हम नेक्स्ट वीक में मिलेंगे, और नेक्स्ट वीक में आपका एक सेशन जो होगा दैट वुड बी ऑफ 40 मिनट्स. लेकिन आप लोग कंसल्ट कीजिएगा एक दूसरे से, और देन मुझे बता दीजिएगा कि तीनों सेशन में लाइव ले लूँ, या एक 40 मिनट्स का सेशन में लाइव लेकर, और फिर जो दूसरा सेशन है वो मैं आप लोगों से, दो जो सेशन है वो मैं रिकॉर्डिंग शेयर करूँ. ये दूसरी स्लाइड आपसे शेयर हो गई? यस अफजल, अनम्यूट योरसेल्फ. कैन यू सी अनदर स्लाइड, द नेकलेस? नो सर. नो. ओके. Now you can see that. Yes sir, now Peter, this we is a show short here. story. This is a short story and one of my favorite short story, and it is the name of this short story is The Necklace, and this short story is written by French writer Guy de Maupassant in 1884. More importantly, this summary of this short story. Uh, this short story is started from the woman. She was one of the most pretty and charming girls born in the middle class family. She was born in middle class family, and she used to imagine all the time that she deserves more better life than she's living this life, because she was married to a man, and जिसके साथ उसकी शादी हुई थी, that was a cleric in the educational institutions or in Ministry of Education. He was a cleric, he was a middleman, and she was very much pretty, so that's why she used to think that she lives a better life. She deserves a luxurious life. She does not deserve this life at all. वो हमेशा यही सोच रहती थी कि मैं ये जो जिंदगी गुजारी ये मैं डिजर्व नहीं करती हूँ. आई डिजर्व मोर. आई एम born to enjoy the life. I'm born to enjoy the luxurious life. I'm born to wear the jewelries. I'm born to wear the diamonds. I'm born to wear. I'm born to attend the different parties. She used to imagine these all things. Okay, she was living unhappy life as she had higher desires and wishes. Because of only wishes and desires, she was living in unhappy life. वो अपनी जिंदगी से satisfied थी ही नहीं, बहुत अनहैप्पी जिंदगी गुजार रही थी. एवरी टाइम शी यूज्ड टू इमेजिन लग्जरियस लाइफ, दैट्स व्हाई शी यूज्ड टू बी अनहैप्पी. ठीक है बेटा. More importantly, she had no means expensive clothes, no jewelries, nothing, and these were the only things she loved. ये तीन चीजें थी जिनसे इसको बहुत ज्यादा लव था, but she was missing them all. More importantly, there is another character in the story. She had a rich friend, an old rich friend, an old school friend. Many a times इनकी ये जो, अभी कौन एंटर हो रहा है रूम में?
इसकी एक दोस्त थी जो इसके साथ स्कूल में पढ़ती थी, एंड शी बिलोंग टू द एलीट क्लास फैमिली, एंड शी वाज वेरी मच रिच, एंड ये अपनी दोस्त के घर पे विजिट करने को रिफ्यूज करती थी, बिकॉज इसको लगता था कि जब भी मैं अपनी दोस्त के घर जाती हूँ, उसकी लग्जरियस लाइफ देखती हूँ, उसके लग्जरियस घर देखती हूँ, उसकी हर चीज़ देखती हूँ, तो मैं इंडिविजुअल डिस्कम्फर्ट हो जाती हूँ, एंड देन आई बिकम डिसअपॉइंटेड फ्रॉम माई ओन लाइफ, और फिर मुझे ज़िंदगी गुजारने का जो मकसद, जो मज़ा आता है, वो ख़त्म हो जाता है और मैं उदासी में चली जाती हूँ. सो दैट्स व्हाई शी यूज्ड टू रिफ्यूज़. वो अपनी दोस्त के पास नहीं जाती थी, और हालांकि उसकी बेस्ट फ्रेंड थी, लेकिन उसके पास वो जाने से अवॉइड करती थी. मूव फॉरवर्ड, शॉर्ट स्टोरी के मान इट्स क्लाइमैक्स. चूंकि शॉर्ट स्टोरी है, ये जो मैंने आपको पहले स्लाइड में बताई, ये इसका इस शुरू वाला एक डेढ़ पेज की कहानी है. उसके बाद जब क्लाइमैक्स आता है इस स्टोरी में, तो वंस evening on one evening her husband came home with an envelope, and he told to his wife that here in this envelope I have brought something special for you. तो शी वॉज वेरी मच एक्साइटेड कि उसके हस्बैंड ने एनवेलप में उसके लिए क्या लाया है. लेकिन व्हेन शी ओपन द एनवेलप, शी केम टू नो दैट इट वाज अ टिकट फॉर द पार्टी. एक बहुत ही एलीट क्लास में पार्टी थी, जिसका इनविटेशन कार्ड था, और उसके टिकट्स थे या इनविटेशन कार्ड से जो उस एनवेलप के अंदर थे. तो पहली साइड पे शी बिकेम वेरी मच हैप्पी दैट शी इज गोइंग टू अटेंड द पार्टी इन एलीट क्लास. लेकिन उसके फौरी बाद शी बिकेम वेरी मच सैड. वो बिल्कुल सैड हो गई कि, एंड शी स्टार्टेड कंप्लेनिंग कि वो क्या पहनेगी वहां पर. उसके पास ना कोई अच्छे कपड़े हैं, ना कोई उसके पास ज्वेलरीज है, तो क्या पहनेंगे. एंड शी स्टार्ट क्राइंग एंड स्टार्ट फाइटिंग विथ हर हस्बैंड. तो शी बिकेम वेरी मच फ्यूरियस. बट उसके हस्बैंड ने उसको कहा कि ओके, आई विल गिव यू द ड्रेस, आई विल बाय यू अ ड्रेस, और व्हाट इज द कॉस्ट फॉर योर न्यू ड्रेस. उसने अपनी वाइफ से कॉस्ट पूछी, तो शी टोल्ड हिम दैट एटलीस्ट 400 फ्रांसिस के अंदर मुझे एक अच्छा सा ड्रेस, बहुत अच्छा खूबसूरत ड्रेस मिल जाएगा. तो ये वही 400 फ्रेंड्स अमाउंट थी जो क्लर्क ने इसने अपने लिए सेव करके रखी थी अपनी सेविंग में, बिकॉज ही वांटेड टू बाय अ गन. एंड उस गन को बाय करने के लिए इसने ये की थी, लेकिन बिकॉज his wife had no luxurious clothes, that's why he gave those 400 francs to his wife, that you should go and purchase a dress and be happy. अपनी बीवी को खुश करने के लिए उसने उसको वो पैसे दिए, and she purchased the dress, a beautiful dress. 3 days before the party, अब पार्टी में सिर्फ 3 दिन बाकी थे, पार्टी में ओनली 3 days थे. तो शी अगेन बिकम विक्टिम ऑफ एंजाइटी एंड सैडनेस ड्यू टू द ज्वेलरी. तो शी वाज बिकम वेरी मच सैड एंड बिकम विक्टिम ऑफ एंजाइटी. सो हर हस्बैंड आस्क्ड दैट, आपके पास इतना खूबसूरत ड्रेस भी आपने ले लिया, अब क्या मसला है कि आप इतनी उदास और एंजाइटी में है. सो शी सेड दैट आई डू नॉट हैव एनी ज्वेलरी, सो दैट्स व्हाई आई एम नॉट गोइंग टू अटेंड द पार्टी. आप ये जो पार्टी के जो हमारे पास इनविटेशन है, किसी और को दे दे ताकि वो जाके उसको अटेंड करें. बट his husband gave her suggestion that why don't you visit your friend, आप अपनी दोस्त के पास विजिट करें जो कि बहुत रिच है, एंड उनको बोलें कि वो आपको एक ज्वेलरी दे दें, थोड़ी सी ज्वेलरी दे दें जो आप पहन के उस पार्टी में जाएं. See, so she became happy, and she went to her friend and she asked her for the jewelry, and she also gave her the jewelry and gave her the so many boxes of the jewelry कि आपको जो भी पसंद है आप उनमें से ले लो. She saw a lot of jewelry but she was not liking them at all. Finally she came across on the necklace. That necklace was very much stunning and beautiful. She liked it a lot. उसको वो necklace बहुत ज़्यादा पसंद आया, और उसको अपनी दोस्त को कहा कि ये मैं ले जा रही हूँ और ये मैं पार्टी में पहनूंगी. She took that necklace, went home, and on next day she went to party, and she enjoyed a lot. For the first time in her life, she enjoyed a lot. She was, because उसके पास बहुत ही expensive dress था, उसके पास necklace था, and she was looking very much stunning, and everyone in the party was admiring her, because in the party she was the most prettiest, she was the most pretty woman in the party. So that's why she was very much happy. But when she was coming back to home, they hired a taxi and reached at home. जब वो दोनों कपल घर पे पहुंचे तो she touched her neck. जब she touched her neck, so she was very much surprised, puzzled, that necklace is no more in her neck, कि उसकी neck में necklace है ही नहीं. She was puzzled and in
surprised asked her husband that I have lost the necklace. Both were surprised and her husband went back all the way. वो दोबारा जहाँ से आए थे वहाँ पैदल पैदल ढूंढता हुआ गया है, वहाँ पार्टी के एरिया में बाहर जहाँ वे टैक्सी के लिए वेट कर रहे थे वहाँ पर सारी जगह ढूंढ कर आया, बट उसको नेकलेस नहीं मिला एंड शी वाज वेरी मच सैड एट होम. वो जब वापसी आया एंड ही शी आस्क्ड हिम, सो ही टोल्ड हर दैट आई डिड नॉट फाइंड द नेकलेस, मुझे नेकलेस नहीं मिला. व्हाट हैपेंड नेक्स्ट? नेक्स्ट ये होता है कि शी रोट अ लेटर टू हर फ्रेंड एंड उसमें इसने अपने लेटर में ये कहा कि नेकलेस टूट गया है तो आई हैव सेंट इट फॉर मेंडिंग, मैंने उसको मेंड करने के लिए, रिपेयर करने के लिए दिया हुआ है. सो इट वुड टेक 7 to 8 days टू बी मेंडेड एंड देन आई विल गिव इट बैक टू यू. उसने अपनी दोस्त को ये लेटर रखा और 7 दिनों में उन्होंने कहा कि शायद नेकलेस मिल जाए. उन्होंने बहुत ढूंढा लेकिन नहीं मिला. दे वेंट टू द मार्केट, नेकलेस के बॉक्स पे एड्रेस देखा कि जिस शॉप से वो परचेज किया हुआ था उस एड्रेस पे गए तो उन्होंने कहा कि नहीं अब हमारे पास तो ये नहीं है, पहले होते थे अब हमारे पास नहीं है. फिर मार्केट में उन्होंने बहुत ज़्यादा ढूंढा एंड देन दे केम टू नो वन नेकलेस. एक नेकलेस आया जो कि दैट वाज द वेरी मच सिमिलियर टू द नेकलेस विच वाज लॉस्ट. उसके बिल्कुल सिमिलियर था नेकलेस. उनको देखा तो दे फाइंड आउट कि उसकी 40,000 फ्रांसिस उसकी अमाउंट थी. दैट वाज द मेड ऑफ डायमंड्स. तो her husband requested shopkeeper not to sell this necklace for 3 days, if I'm not mistaken, for 3 days. कुछ दिनों के लिए इसको ना सेल कीजिएगा, आई विल कम बैक एंड मैं आपसे आके ये परचेज कर जाऊंगा और अगर पहला वाला जो हमसे खो गया वो मिला तो आप इसको रिप्लेस कर देना. ओके, इट वाज डन. देन they borrowed huge amount of money from their friends, from their family. बहुत सारे लोगों से उन्होंने ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी बोरो की बिकॉज दे हैड नो मनी एंड दे अरेंज 36,000 फ्रांसिस. उन्होंने इतने पैसे अरेंज किए एंड शॉपकीपर गेव दैट नेकलेस टू देम इन 36,000 फ्रांसिस. दे परचेज द न्यू नेकलेस एंड दे गेव बैक टू द ओनर. अब जो उसकी जो फ्रेंड थी वो उसको जाकर अपना नेकलेस दिया. फॉर मोर इंटरेस्टिंग थिंग ये थी कि व्हेन शी वाज रिटर्निंग नेकलेस तो उसने उसको ओपन करके चेक भी नहीं किया कि नेकलेस कैसा है, उसने ऐसे ही उसको रख दिया. सो शी वाज सरप्राइज्ड एज वेल कि मेरी दोस्त ने इसको चेक भी नहीं किया, इतना एक्सपेंसिव नेकलेस है, मैंने उसको कहा भी था कि मैं मेंडिंग करा रही हूँ. वेल when they purchase the necklace so they become victim of absolute poverty. Abject poverty means absolute poverty, great poverty. और जो एक अच्छी नॉर्मल लाइफ गुजार रहे थे, मिडिल क्लास की फैमिली की लाइफ गुजार रहे थे, उनके घर पे एक मेड सर्वेंट भी होती थी वो जो घर के काम करती थी. बट अब उन्होंने इतनी ज़्यादा पैसे बोरो कर दिए कि दे हैव टू मूव. एक अच्छे घर से आके फिर एक लोअर क्लास का जो इलाका था उसमें रहना उन्होंने शुरू कर दिया. और वहाँ पर जो इनकी मेड सर्वेंट थी उसको भी उन्होंने कह दिया कि नहीं अब हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम आपको अफोर्ड कर सकें. देन they suffered they suffered a lot for 10 years. They were paying the debt for the necklace के लिए जो उन्होंने पैसे लिए थे उसका डेप्ट दे रहे थे, तो उसका कर्जा दे रहे थे for 10 years. And for the 10 years घर के जितने भी काम होते थे she was doing by herself. And due to that reason उसके जो looks थे वो खराब हो गए. She was looking very much old. And once after the 10 years when the all the debts were paid, जब वो सारा कर्जा दे दिया गया था, she saw her friend जिससे उसने नेकलेस उधार लिया था. She was going to the park with her child and she was looking stunning. She was looking very much beautiful and young. तो उसने कहा, सोचा इसने कि हालांकि हमारी सेम एज है लेकिन वो अभी तक यंग लग रही है और मैं इतनी बूढ़ी लग रही हूँ. सो शी वेंट विदाउट एनी हेजिटेशन. शी वॉज इंडीड इन अ रफ ड्रेसिंग में थी लेकिन फिर भी वो अपनी दोस्त के पास गई और अपनी दोस्त के साथ हेलो किया तो उसने उसको पहचाना नहीं किया कौन है. देन शी टोल्ड हर नेम कि मैं आपकी दोस्त फलां. तो उसने कहा तुमने क्या अपनी हालत कर दी है वगैरह वगैरह. सो शी टोल्ड हिम कि मेरी जो हालत हुई है वो आपकी वजह से हुई है. हर रिच फ्रेंड बिकम सरप्राइज कि मेरी वजह से आपकी क्यों हालत हुई है. उसने कहा डू यू रिमेम्बर 10 years ago आई बोरोड यू अ नेकलेस, मैंने आपसे एक नेकलेस लिया था, बोरो किया था. उसने कहा हाँ, और आपने वो मुझे रिटर्न कर दिया था. तो बोला आपका वो नेकलेस जो था वो मुझसे लॉस्ट हो गया था उस पार्टी के दौरान. आई हैड लॉस्ट द नेकलेस, मुझसे गुम हो गया था और फिर मैंने 36,000 फ्रांसिस में
एक दूसरा डायमंड का नेकलेस लिया और आपका नेकलेस रिप्लेस कर दिया। तो वो 36 मेरे पास, आपको पता है मैं गरीब, मेरे पास इतने पैसे नहीं थे, तो हमने उधार बहुत ज्यादा लिया। तो 10 सालों तक हम उस नेकलेस का उधार दे रहे थे, और अभी हमने उसका डेब्ट्स जितने भी थे वो सारे क्लियर कर दिए। सी, सो दिस वाज द स्टोरी, एंड व्हेन शी हर्ड द स्टोरी, देन शी सो द रिच फ्रेंड टोल्ड हर that how strange is this, my necklace was not made of diamonds, my necklace was fake and its price was just 500 francs। उसकी प्राइस सिर्फ 500 फ्रांसिस थी, जबकि आपने उसको रिप्लेस किया है डायमंड के नेकलेस से, विच वाज 36,000 फ्रांसिस। तो यहाँ पर स्टोरी खत्म होती है। दैट मीन्स कि एट द एंड ऑफ द स्टोरी हमें ये पता लगता है कि जो जो नेकलेस है, जिसकी वजह से 10 साल इसने अपनी जिंदगी के सफर किया, इतनी प्रॉब्लम सफरिंग्स का शिकार हुए दोनों हस्बैंड एंड वाइफ, वो एक फेक नेकलेस था। वो गोल्ड का, डायमंड का नहीं बना हुआ था, वो जस्ट 500 फ्रांसिस का था। अगर अपनी दोस्त के साथ ये ऑनेस्टी दिखाती और उसको बता देती कि मुझसे मिस हो गया, तो वो भी ऑब्वियसली माइंड नहीं करती, बिकॉज इट वाज चीप। बट इन्होंने बताना ऑनेस्टी के बजाय इन्होंने क्या करा कि जाके एक नया नेकलेस ले लिया, डायमंड्स का नेकलेस ले लिया और उसको रिप्लेस कर दिया। सो दिस इज द स्टोरी बेटा। I will share the original text of the necklace with you. It is of 3 pages. ये 3 pages का है. You have to go through from all these 3 pages in order to make it make a good understanding of the text. And then inshallah in next class, in next week, I will meet you. If you have any question, please ask me. The class is going to be ended today. So if you have any question, please ask. Yes, Afzal. Unmute yourself. नो सर, कोई क्वेश्चन नहीं है, बस स्टोरी थी, समझ में आ गई पूरी। स्टोरी समझ में आ गई यस सर। कि किस तरह से एक फेक नेकलेस की वजह से उन्होंने 10 साल अपने बर्बाद कर दिए। जी सर, इसमें सर एक लेसन भी मिलता है कि मतलब किसी चीज के लिए, मतलब आप, अगर आपका फ्रेंड इतना क्लोज होना चाहिए तो उससे आप अगर कोई चीज ले रहे हैं तो वो आप इतना क्लोज हो कि आप उससे ले सकें, इतना क्लोज नहीं हो कि आप उससे मांगने में मतलब शर्मसारी हो या कुछ ऐसा हो। एग्जैक्टली, वन ऑफ द मैसेज इज दिस। शाबाश, वेल डन। और दूसरा मैसेज ये भी है कि बेटा देखें, हमें ये मैसेज मिलता है कि आप एक रात के लिए या एक पार्टी के लिए या एक दिन के लिए, उसकी हैप्पीनेस के लिए आपने खुद की जिंदगी 10 सालों के लिए तबाह कर दी और अपने हस्बैंड की भी तबाह कर दी। कि आप एक अच्छी जिंदगी गुजार रहे थे, उससे आप अब्जेक्ट पावर्टी का शिकार हो गए, और इतनी एब्सोल्यूट पावर्टी में आपने अपने 10 साल गुजारे हैं बिकॉज ऑफ नथिंग, बिकॉज ऑफ अ नेकलेस। So this is a सर message, and the original text will be shared with all of you, and I hope कि आप सर जब इसको पढ़ेंगे you will enjoy it all. तो क्या इंशाल्लाह। सर, सिंधी में, yes, सर सिंधी में एक कोटेशन, सिंधी में सर एक कोटेशन आता है कि सवड़ मुताबिक पेड़ ढगेड़ जन सर, तो यहाँ पर ये भी आता है, तो उर्दू में exactly, होनी। I strongly agreed with this quotation. This is जी purely सर। fit for this. Okay beta, if anybody else have any question, please ask me. Yes beta, अगर किसी के पास कोई सवाल है तो प्लीज आस्क मी बेटा। आई एम गोइंग टू वाइंड अप द क्लास। सी यू नेक्स्ट वीक। अल्लाह हाफिज, बाय। खुदा हाफिज बेटा। यू ऑल आर रिक्वेस्टेड टू लीव द मीटिंग। देखते हैं कौन कौन मीटिंग को लीव करता है। जो सोया होगा वो लीव नहीं करेगा। चमन लाल, फारिया शेख, हमजा जवार, Irza Naz, Kainat Sheikh, Misbah, Muhammad Ayub, Remsha. These are the one who are sleeping. Sajid Khan, Shataj. Shataj, are you also sleeping?
टेक द स्नैप ले लेता हूँ ताकि पता लगे मैं बोल ना जाऊँ।